ज़्यादा है उसको बंद कर दीजिएगा। चलो, गुड इवनिंग। हम लोग 6th क्लास NCERT का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमारे 2 हो गए थे, आज चैप्टर 3 का नाम मोशंस ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ के 2 मोशंस हैं। एक खुद के एक्सिस पे घूमने वाला रोटेशन, और सन के आसपास रिवोल्यूशन। तो अर्थ हैज़ 2 इम्पॉर्टेंट मोशंस, वन इज रोटेशन एंड अदर इज रिवोल्यूशन। टॉपिक फर्स्ट, इस डायग्राम को देखिए। फॉन्ट ठीक है कि बड़ा करना है? हाँ, बड़ा करना है थोड़ा। इस डायग्राम को देखिए। फिगर शो इंक्लिनेशन मतलब एंगल अर्थ के एक्सिस का प्लस ऑर्बिटल प्लेन। यहाँ पे 2 कीवर्ड्स है। कौन कौन से कीवर्ड्स है? इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस और दूसरा कीवर्ड ऑर्बिटल प्लेन। अब डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में देखिए, ये है अर्थ का शेप, ऑलमोस्ट स्फेरिकल या जियोइड शेप। उसके बाद यहाँ से सीधा 90 डिग्री का लाइन अगर खींचते हैं, ठीक है, तो इस सेंटर का ये पॉइंट हुआ है। लेकिन अर्थ का एक्सिस ऐसा इंक्लाइंड है, और कितने से इंक्लाइंड है? 23.5। तो अगर आपको पूछा कि अर्थ का एक्सिस कितने से इंक्लाइंड है, तो इंक्लिनेशन कितने का है? 23.5। ये एंगल यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ। अब 90 डिग्री को 2 इसमें डिवाइड किया है। पहला एंगल है 66.5 और सेकंड एंगल है 23.5। ऐसे 2 एंगल मिला के कितने हो गए? 90 डिग्री। तो अर्थ का उसके एक्सिस के हिसाब से, अगर इसको हम लोग एक एज्यूम करते हैं स्ट्रेट एक्सिस, तो इस एक्सिस से इधर का एक्सिस का एंगल कितना हुआ? 23.5। तो अर्थ का इंक्लिनेशन कितना है? 23.5। और अर्थ का इंक्लिनेशन ये सिंपल फैक्ट नहीं है, इसका ह्यूज रेलेवेंस है। ठीक है, कैसा होता है हम लोग देखेंगे उसका एक रेलेवेंस। दूसरा एंगल है ऑर्बिटल प्लेन से। ठीक है, सन और अर्थ एक ही लाइन में है ना, तो सन और अर्थ का, तो सन के सेंट्रल पॉइंट से अर्थ के सेंट्रल पॉइंट से सीधी लाइन खींचेंगे, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिटल प्लेन से एंगल कितना है अर्थ का? आपको सिर्फ 2 चीज़ पे फोकस करना है इस 90। ऑर्बिटल प्लेन से अगर एंगल पूछे तो 66, और अर्थ के एक्सिस से पूछे तो 23.5। और अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेशन करती है। अब दिन और रात की होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ऐसे क्यों होते हैं? उसके पीछे पैटर्न क्या है? तो आंसर है रोटेशन, अर्थ का रोटेशन। पर आपने कभी ये सुना देखा होगा कि समर्स में दिन लंबे होते हैं और विंटर्स में रात लंबी होती है, ऐसा क्यों? उसके पीछे कॉन्सेप्ट है रिवोल्यूशन। मतलब आप कह सकते हैं डे और नाइट का होना, रोटेशन ऑफ द अर्थ। लेकिन ड्यूरेशन ऑफ द डे या ड्यूरेशन ऑफ द नाइट किस पे डिपेंड है? रेवोल्यूशन। जब इंडिया में समर सीज़न होता है तो दिन लंबा होता है, रात छोटी होती है, और जब इंडिया में विंटर सीज़न होता है रात लंबी दिन छोटा। ऐसा क्यों? तो आप तब क्या यूज़ करेंगे? रिवोल्यूशन। या फिर आपने नाम सुना होगा सीजन्स। अभी समर गया और कौन सा सीज़न आया? रेनी सीज़न। रेनी सीजन जाने के बाद सीजन्स चेंज हो जाएगा, तो सीजन्स क्यों आते हैं? तब भी आंसर रहेगा रोटेशन की रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट टॉपिक। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में डे दिया गया और इस डायग्राम में नाइट दिया है, लेकिन इसमें एक्सिस देखिए, इंक्लाइंड है कि स्ट्रेट है? स्ट्रेट है, मतलब ये वाली लाइन है स्ट्रेट। अब जहाँ पे दिन एक्सपीरियंस हो रहा है उसको आप कहेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, एंड सर्कल ऑफ डार्कनेस कौन सा होगा? ये। जैसा फिलहाल इंडिया के साइड में अभी दिन होगा, ठीक है, तो यूएस की तरफ में क्या है? रात है। तो ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है, डे एक्सपीरियंस, नाइट एक्सपीरियंस। अगर सोचो अर्थ घूमती ही नहीं, अपने एक्सिस पे घूमती ही नहीं, तो इसका एक साइड सूरज की तरफ होता और एक साइड अंधेरे में होता। इसका मतलब एक साइड में ट्रिमेंडस हीट होती और एक साइड में ट्रिमेंडस कोल्ड होता। इसका मतलब बैलेंस होता क्या? नहीं। तो अगर अर्थ की एक्सिस घूमती नहीं तो एक्सट्रीम कंडीशंस होते कि नहीं? एक ही साइड गर्म होता और एक ही साइड ठंड होता, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। तो अर्थ का टेम्परेचर बैलेंस करने, दिन का टेम्परेचर अलग रहेगा, रात का टेम्परेचर अलग। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ? रोटेशन की रिवोल्यूशन। हाँ, रोटेशन। अब अपनी जगह पे घूम रहा है ना,
रोटेशन, ये देखो अर्थ अपने एक्सिस पे घूमेगी, 24 घंटे के बाद एक दिन आया, एक रात आया। तो अब ये दो टॉपिक पढ़ते हैं। पहले टॉपिक का नाम, तो अर्थ के कितने रोटेशन मूवमेंट्स थे? दो। अर्थ हैज़ टू की मूवमेंट, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब उसमें फर्स्ट लाइन जो हमने देखा था अभी, ये देखिए अर्थ का एक्सिस, ठीक है, अर्थ की एक्सिस भी हम लोगों ने क्या डिफाइन किया? इमेजिनरी। और ऑर्बिटल प्लेन से कितना एंगल बनाता है? 66.5। ये हो गया पहला प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन का डेफिनेशन क्या है? तो प्लेन विच फाउंड बाय ऑर्बिट इज रेफर्ड एज ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट हो सकता है, इलिप्टिकल ऑर्बिट हो सकता है। और वर्ल्ड के ज़्यादातर प्लैनेट्स कौन से ऑर्बिट में घूमते हैं? इलिप्टिकल ऑर्बिट, इलिप्टिकल ऑर्बिट। लेकिन जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं, जो नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं वो सर्कुलर भी घूम सकते हैं और इलिप्टिकल। अर्थ कैसे घूमती है? इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये होगा डेफिनेशन ऑर्बिटल प्लेन का। ऑर्बिटल प्लेन से एंगल कितना बनता है? ये सेकंड फैक्ट। अब थर्ड फैक्ट देखो, अर्थ को एनर्जी कहाँ से मिलती है? लाइट और हीट कहाँ से मिलती है? सन से। और अर्थ का शेप ऑलमोस्ट कैसा है? स्पेरिकल या जियोइड कह सकते हो, स्पेरिकल या जियोइड। इसका मतलब क्या है कि अर्थ अपने एक्सिस पे जब गोल गोल घूमती है तो उसका एक हाफ को क्या मिलती है? लाइट मिलती है, और एक हाफ एक्सपीरियंस क्या करता है? नाइट करता है। तो ऐसा कौन सा सर्कल है जो डिवाइड करता है डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब? दैट सर्कल रेफर्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब लाइट। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है जो हिडन इस एनसीईआरटी में दिया है, द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद एक्सिस एज यू सी इन द फिगर। इसलिए वहाँ पे देखो दो डायग्राम दिया है। एक्सिस कैसा है? इंक्लाइंड है, लेकिन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इंक्लाइंड है क्या? नहीं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब इस डायग्राम को नोटिस करो। इस डायग्राम में नोटिस करो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इधर सन है, दिख रहा है आपको? अब सन का लाइट इस साइड में आ रहा है और इस साइड में क्या है? डार्कनेस। लेकिन कौन सा पोल रिसीव कर रहा है कांस्टेंट लाइट? नॉर्थ की साउथ पोल? नॉर्थ पोल, ठीक है। मतलब एक साइड में नॉर्थ पोल अच्छा रिसीव करेगा लाइट, एक साइड में अंधेरा रहेगा। इसके पीछे मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताना है कि ये वाली, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डज नॉट कोइंसाइड विद अर्थ एक्सिस, ठीक है। दिख रहा डायग्राम में? अर्थ एक्सिस 23.5 से इंक्लाइंड है और सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इंक्लाइंड की स्ट्रेट है। इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री, 66 डिग्री कि 23.5 डिग्री? 90 डिग्री। द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। मतलब 24 घंटे को आप क्या कह सकते हैं? अर्थ डे। और सोलर ईयर को क्या कह सकते थे? सोलर ईयर। 12 महीने मतलब क्या हो गया? 1 ईयर। तो आप उसको सोलर ईयर कह सकते हो। और 24 घंटे को क्या कह सकते हैं? अर्थ डे, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब थर्ड पॉइंट किसने कहा था? ये वह देखो, द एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोनॉमर नाम आर्यभट्टा स्टेट दैट अर्थ इज ऑलमोस्ट राउंड एंड रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। ये एक फैक्ट है। थर्ड, अब देखो क्या होता अगर अर्थ, व्हाट वुड हैपन इफ अर्थ डिड नॉट रोटेट? अगर अर्थ अपने एक्सिस पे नहीं घूमती तो क्या होता? तो ये होता, लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि एक साइड में क्या रहेगी? धूप रहेगी और एक साइड पूरा अंधेरा रहेगा। इसलिए लाइफ अर्थ पर क्यों है? उसका वन ऑफ द रीज़न, अर्थ पे सिर्फ लैंड है इसलिए लाइफ है क्या? नहीं है। वाटर इसलिए लाइफ है क्या? नहीं है। एयर है इसलिए लाइफ है क्या? नहीं। ये तो है ही। इन तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अर्थ अपने एक्सिस में क्या हो रही है? रोटेट हो रही है। तो अगर अर्थ रोटेट नहीं होती तो लाइफ क्या होती? वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल इन सच एक्सट्रीम कंडीशन। क्योंकि एक हाफ गर्म होता, एक हाफ फ्रीजिंग कोल्ड होता। अब नेक्स्ट टॉपिक है द सेकंड मोशन। द सेकंड मोशन ऑफ अर्थ रेफर्ड एज रेवोल्यूशन, ठीक है। एक्चुअल रिवोल्यूशन पीरियड कितना है? 365 और 1/4। लेकिन अगर हम लोगों ने 1/4 को ऐड किया तो ईयर्स में हमको इनकन्वीनियंस होगा, कैलेंडर बनाने में इनकन्वीनियंस। तो हम लोग क्या करते हैं? ये 1/4 को छोड़ देते हैं और सिर्फ कितना लेते हैं? 365 डेज। हम लोग क्या इग्नोर करते हैं? 6 आवर्स फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। मतलब हम 6 घंटे छोड़ देते हैं। फिर अब 6 घंटे को इंक्लूड करना है तो ऐसे 4 साल के बाद हम लोग लीप ईयर लेते हैं। 4 साल के बाद क्या आता है? लीप है। तो 4 साल के बाद क्यों आता है?
6 घंटे 1 साल के, 2 घंटे 2 साल के 12 घंटे, 3 साल के 3 साल में और 6 डाल दो ना, कितने हो गए 18 हो गए, और 4 साल के 24। इसलिए 4 साल के बाद कौन सा ईयर आता है, लीप ईयर आता है। ठीक है, मतलब 1 साल में एग्जैक्टली अगर बात करें तो इतने हैं, लेकिन हम लोग इतना बना सकते हैं कि कैलेंडर में नहीं, तो हम लोग फिलहाल कितना बनाते हैं, और 1 साल में कितना घंटे इग्नोर करते हैं, 365 दिन में हम लोग कितने घंटे इग्नोर कर रहे हैं, 6। फिर एक 6 आवर्स को कहीं ना कहीं कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, तो कितने साल के बाद करेंगे, 4, क्योंकि 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24। तो 6 आवर जो हम लोग इग्नोर कर रहे हैं उसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है, रेवोल्यूशन। ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये देखिए, अर्थ को चक्कर लगाने के, सन के चक्कर लगाने के लिए एग्जैक्टली 365 1/4 डेज लगते हैं, लेकिन हम लोग अप्रॉक्स कितने लेते हैं, 365 डेज। ये पहला पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में सीजन्स बताया है, तो आप कह सकते हैं सीजन किस वजह से होता है, तो आंसर है रोटेशन। अब यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को रीड कैसा करना। अब डायग्राम को पहले रीड करने से पहले देखिए, जो हर साल हम लोगों ने कितने घंटे बचाए, 6 घंटे बचाए, उसको बाद में हमने कहाँ ऐड कर दिया, लीप ईयर में। लीप ईयर बोले तो कितना दिन होता है, 29 डेज, और जो साल लीप ईयर का होता है वो मंथ, वो कितने का होगा, 366 डेज, इसलिए इसको कहते हैं लीप ईयर। 2000 और 2004 ये दोनों लीप ईयर होंगे क्या, लीप ईयर का होता है, कौन सा होता है, जो 4 से डिवाइड होता है, उसको आप क्या कह सकते हैं, लीप ईयर कह सकते हैं। और हम लोग इसके वेरिएशंस देखेंगे बाद। उसके बाद अर्थ का ऑर्बिट कैसा है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट अर्थ इज कैसी है, इंक्लाइंड, वो भी कौन सी दिशा में, एक, मतलब अर्थ का इंक्लिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है अर्थ का। इस देखो, इस पूरे डायग्राम में अर्थ हमेशा कैसी है, इंक्लाइंड, वो भी अपने एक ही डायरेक्शन में कि वेरी कर रही है, एक ही डायरेक्शन में। अब डायग्राम को रीड कैसे करना है, फर्स्ट ये है रेवोल्यूशन, उसके बाद इसको रीड क्या करना है, तो सीजन्स। सीजन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लेते हैं पहले समर, समर के बाद क्या आया, समर नॉर्थ हेमिस्फीयर का लो, कोई भी एक लीजिए। समर अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में लेते हैं तो इधर क्या रहेगा, ऑटम। बाद में सितंबर मंथ में क्या आ रहा है, ऑटम आ रहा है। ठीक है, फिर कौन सा आएगा, फिर विंटर। विंटर की बात करो, फिर कौन सा आएगा, ठंडी का मंथ आएगा, मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी में क्या आ गया, विंटर आ गया इंडिया में। इंडिया कहाँ पर है, तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में। उसके बाद विंटर्स के बाद धीरे धीरे क्या आएगा, होली ख़त्म होने के बाद क्या स्टार्ट होगा, स्प्रिंग स्टार्ट होगा। फिर स्प्रिंग के बाद अप्रैल मई जून के पास में क्या आ गया, समर आ गया। तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में सीज़न कैसे हैं, समर के बाद सितंबर बोले तो ऑटम, दिसंबर के इसमें विंटर्स आएगा, और बाद में स्प्रिंग। ठीक है, इसका उल्टा रिवर्स फेनोमेना कहाँ मिलेगा, अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में समर है तो रिवर्स कहाँ पर है, विंटर में। मतलब अगर इंडिया में ऑटम चलेगा तो नीचे में क्या चलेगा, स्प्रिंग, इसका उल्टा हो गया। और यहाँ पे भी ये फैक्ट समझ में आए। अब थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब इस फैक्ट में एक्सिस ऑफ अर्थ देखो हमेशा ही क्या है, इंक्लाइंड है। अब यहाँ पे देखिए, सन की रेस कहाँ पे आ रही है, नॉर्थ पोल के साउथ पोल, नॉर्थ पोल, मतलब यहाँ पे 6 मंथ्स का ऑलमोस्ट डे रहेगा कहाँ पे, नॉर्थ पोल पे, और 6 मंथ्स का डार्कनेस रहेगा कहाँ पे, साउथ पोल पे। इस डायग्राम में देखो उल्टा है, इस डायग्राम में कितना अच्छा बैलेंस है। यहाँ पर साउथ पोल में क्या है, 6 मंथ का रहेगा, और यहाँ पे 6 मंथ्स क्या रहेगा, एंडिंग रहेगा, है। तो ये एक बैलेंस हुआ, मतलब नॉर्थ पोल पे समर्स के वक्त में धूप आ रही है, और नॉर्थ पोल में विंटर्स में क्या आ रही है, रात आ रही है। ये फैक्ट हुआ। लेकिन दूसरे ये वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इन फैक्ट्स में क्या होता है कि अर्थ के हर एक एरियाज़ पर ऑलमोस्ट डे और रात सेम होंगे, डे और नाइट्स जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, इसलिए इसका नाम दिया इक्वल। और इक्वल से नाम आता है इक्विनॉक्स। इक्वल मतलब इक्विनॉक्स, ठीक है, मतलब दिन और रात सेम है तो इक्विनॉक्स, दिन और रात सेम है तो मतलब साल में से 2 दिन आते हैं जब दिन और रात ऑलमोस्ट क्या होती है, इक्वल, इसलिए उसको नाम दिया गया इक्विनॉक्स। कौन से 2 दिन हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अभी जून के मध्य में सबसे लंबा दिन था, 21 जून क्या है, तो सबसे लंबा दिन लंबा, इसका मतलब क्या छोटी हो गई, रात छोटी हो गई। तो ये कब हो रहा है, 21 जून को इंडिया में। और इंडिया में सबसे छोटा दिन कब होता है, 22
दिसंबर। लीप ईयर रहा तो चेंज हो सकता है आगे पीछे। तो विंटर्स में रात लंबी और दिन छोटा। मतलब यहाँ पे क्या है, इक्वल क्या अनइक्वल इन दोनों एरियाज में, अनइक्वल, और इन दोनों एरियाज में इक्वल। इक्वल के लिए इन लोगों ने क्या वर्ड यूज़ किया, इक्विनॉक्स, और अनइक्वल के लिए, अनइक्वल के लिए सॉलिस्टिस, अनइक्वल के लिए सॉलिस्टिस। ये दिख रहा है ना वर्ड, इसका नाम क्या है, सॉलिस्टिस। तो कीवर्ड क्या है सॉलिस्टिस का, इक्वल क्या अनइक्वल, अनइक्वल, और इक्विनॉक्स का इक्वल। इक्वल मतलब दिन और रात सेम, और दिन कभी बड़ा और रात छोटी, या रात बड़ी और दिन छोटा, ये क्या हो गया अनइक्वल। उसके लिए टर्म क्या दिया इन लोगों ने, सॉलिस्टिस। और साल में ऐसे दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, समर सॉलिस्टिस एंड विंटर। जब हमारे यहाँ पे समर रहेगा तो इधर विंटर, जब हमारे यहाँ पर समर सॉलिस्टिस रहेगा तो नीचे में क्या रहेगा, विंटर सॉलिस्टिस। तो ये इक्वेशंस की होते हैं। तो उसका भी आंसर है रोटेशन की रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट फैक्ट। अब थर्ड, फिर बच्चों ने क्या देखना चाहिए। अब ये देखो, ये जो लाइन्स है, इस लाइन को क्या कहते हैं, पैरेलल्स के मेरिडियंस, पैरेलल्स। इस लाइन को क्या कहते हैं हम लोग, पैरेलल्स। इस पैरेलल का नाम क्या है, तो इक्वेटर। ये देखिए, इस पैरेलल का नाम है इक्वेटर। उसके ऊपर 23.5 और ऊपर चले गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 साउथ पे आ गए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम में आपको बताना है कि सन के वर्टिकल रेज कहाँ पर आ रहे हैं, तो आप कह सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। ये देखो बीच का डायग्राम, यहाँ पे 5 एरोज दिया है, इस 5 एरोज में बीच का एरो इंपॉर्टेंट है। ये बीच का एरो डायरेक्टली, मतलब सन के वर्टिकल रेज डायरेक्टली कहाँ हिट हो रहे हैं, आर्टिक सर्कल, कैंसर की इक्वेटर। ये पहला क्या है, आर्टिक सर्कल, ये दूसरा क्या है, कैंसर, और तीसरा क्या है, इक्वेटर, चौथी क्या है, कैप्रिकॉन, और नीचे का नहीं दिख रहा तो इसका वैसा बनाते, ठीक है। तो सन के बीच के वर्टिकल रेस कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर पे देखिए, इधर सन के वर्टिकल रेस कहाँ आ रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। और एक बार बता रहा हूँ, सन के वर्टिकल रेस कैंसर पे आएंगे और यहाँ पे कैप्रिकॉन में, लेकिन यहाँ पे सन के वर्टिकल रेस बराबर पैरेलल रहेंगे, इसलिए ये इक्वल डे और इक्वल नाइट रहेंगे। इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है कि नहीं, इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। इंडिया के 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, और जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से जाता है, उसका मेन किस एरिया में हीट बहुत ज़्यादा रहेगी, सन के वर्टिकल रेस। 21 जून में दिन गर्म होता है इंडिया में, इसलिए। तो रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अ ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, समर के बाद विंटर, स्प्रिंग्स और ऑटम सीजन। तो सीजन्स क्यों चेंज होते हैं, सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। और अभी हमने जो देखा वो ये है, लंबा दिन 21 जून, सबसे शॉर्टेस्ट दिन दिसंबर, 21 या 22 दिसंबर हो सकता है, ठीक है। इक्वल डे इक्वल नाइट, ऐसे साल मंथ में कितने बार हो गए, मतलब साल में 21 मार्च और 23 सितंबर, इसलिए इसको क्या दिया, सॉलिस्टिस के इक्विनॉक्स दिया। इंडिया में क्रिसमस कौन से मंथ में होता है, इंडिया में क्रिसमस दिसंबर में होता है, ठीक है। और दिसंबर में इंडिया में समर्स होते हैं कि विंटर्स होते हैं, हाँ विंटर्स होते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया काफ़ी नीचे है। अगर इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ है ना, तो ऑस्ट्रेलिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास होता है। इसका मतलब कि इसका मतलब ये है कि इस डायग्राम में देखिए, अगर इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हुआ तो इंडिया में अगर विंटर है तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, समर, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम लोग दिसंबर में ये मना रहे, क्या बोलते हैं, क्रिसमस, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया के लोग में क्या रहेगा, विंटर के समर। तो वो अगर हम लोग विंटर में क्रिसमस कर रहे तो वो क्रिसमस कब करेंगे, समर्स। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ देखिए, डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया समर सीजन। क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे, और इंडिया कैंसर। और इक्वल डे इक्वल नाइट इक्वल टू इक्विनॉक्स, अनइक्वल डे अनइक्वल नाइट इक्वल टू सॉलिस्टिस। तो फिलहाल एनसीईआरटी में इतना ही दिया है आपको।
तो कंक्लूजन ध्यान रखना, कंक्लूजन ये है कि अर्थ के कितने मोशंस हैं, 2, और दोनों मोशन एक में को कॉम्प्लीमेंट्री और इम्पॉर्टेंट है। उनमें से एक भी फैक्टर अगर कम ज़्यादा होता है तो इसके इम्प्लीकेशंस बहुत ह्यूज हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद दिन और रात किसकी वजह से होता है, या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में कौन सा कीवर्ड था, रोटेशन, और सीजन्स, ठीक है, इसमें कौन सा था, रेवोल्यूशन। ड्यूरेशन ऑफ डे और ड्यूरेशन ऑफ डे टाइम, इसमें क्या हो गया, रेवोल्यूशन। ये ध्यान रहेगा। इसका आंसर बताइए। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज नोन एज रेवोल्यूशन। डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन इक्वेटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे कब आएंगे, जून में आ रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में विंटर्स में, दिसंबर्स में आ रहे हैं। डायरेक्ट रेज ऑफ सन कहाँ पे आएगा, इक्वेटर पर। डायरेक्ट रेज ऑन द सन फॉल ऑन 21 मार्च। उसके बाद क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन समर इन ऑस्ट्रेलिया। साइकिल ऑफ सीजन इज कॉज ड्यू टू रोटेशन, रिवोल्यूशन, ग्रेविटेशन की ऑल, तो आंसर है रिवोल्यूशन। साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इज कॉज ड्यू टू, साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इज कॉज ड्यू टू रोटेशन। अ लीप ईयर हैज 366 number of days. A daily motion of earth is 24 hours या रोटेशन से। Earth travels around the sun in which orbit? Elliptical orbit. Elliptical का मतलब और एक बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए डायग्राम। अब इस डायग्राम को इलिप्टिकल कह सकते हैं आप, मतलब अर्थ और सन कभी मे भी पास आएंगे और कभी दूर रहेंगे, ठीक है। जब बड़ी एनसीईआरटीज पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में कवर करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर मैप्स का है। मैप्स का बहुत छोटा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा पढ़ाने लायक कुछ नहीं है। इसमें एक ही है कि मैप्स के कितने प्रकार होते हैं। ज्योग्राफी के जो मैप्स आते हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। पहले पार्ट का नाम फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या दिखाया जाता है, तो फिजिकल मैप में आपको माउंटेन्स का फोटो रहेगा, ठीक है। अब ये जो मैप, आप इंडिया का मैप देखिए, इंडिया कितना बड़ा है, पर मैप को हमने कितना एक पेज पे बनाया, मतलब ये लार्ज स्केल मैप हुआ कि स्मॉल स्केल मैप, स्मॉल स्केल मैप। लेकिन कभी कभी हम छोटे एरिया का बड़ा बड़ा मैप बनाते हैं, उसको क्या कहेंगे, लार्ज स्केल मैप। जो इंडिया का मैप, आप इतने बड़े इंडिया के इतने बड़े वर्ल्ड को 2 पेज पे देख रहे हो, वो कौन सा मैप हुआ, स्मॉल स्केल। तब वहाँ पे जो रेजोल्यूशन यूज़ कर रहे हैं वो छोटा रहेगा कि बड़ा रहेगा, छोटा करके उसको लिए। अब मैप के प्रकार कितने, तो मैप के 3 प्रकार हैं। एक जहाँ पे माउंटेन्स, प्लेट्यूज वगैरह दिखेंगे उसको आप क्या कहेंगे, फिजिकल मैप। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माउंटेन्स, प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, प्लेन्स, रिवर्स, ओशियंस, इनको कहेंगे फिजिकल। फिजिकल मैप का दूसरा नाम रिलीफ मैप। रिलीफ मतलब आप डिफाइन कर सकते हैं कि किसकी हाइट ज़्यादा है, माउंटेन का हाइट ज़्यादा है कि प्लेट्यू का। तो आप कह सकते हैं माउंटेन का रिलीफ ज़्यादा है और प्लेन्स का रिलीफ कम है, ठीक है। रिलीफ मतलब कहते हैं डिफरेंस इन हाइट। रिलीफ फॉर एग्जांपल, इस पॉइंट का ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ, इस माउंटेन का ये क्या है, हाईएस्ट पॉइंट, और इस माउंटेन का ये बेस है। तो बेस से लेके हाइट जितना डिफरेंस होगा उसको उसका कहेंगे रिलीफ। समझ लीजिए इसका 2 मीटर अगर होता है, समझ लीजिए इसका माउंट एवरेस्ट का रिलीफ कितना है, 8848 मीटर्स, 8848। तो रोबोटिक्स में रिलीफ का मतलब क्या है, डिफरेंस इन हाइट कह सकते हैं आप। हाइट एक मैथमेटिकल टर्म है। अब ज्योग्राफी में हम हाइट यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। फिर उसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, अल्टीट्यूड या फिर एलिवेशन, ELEVN। एलिवेशन का दूसरा नाम अल्टीट्यूड, तीसरा नाम हाइट, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं डिफरेंस, तो ज्योग्राफी में डिफरेंस यूज़ नहीं करेंगे। ज्योग्राफी में हम क्या कहेंगे, ग्रेडियंट, GRA, ग्रेडियंट का स्पेलिंग GRADIENT। तो ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस, रिलीफ मतलब हाइट, हाइट का दूसरा नाम अल्टीट्यूड और वेरिएशन, एलिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा कौन सा मैप होता है, पॉलिटिकल मैप, जहाँ पे कंट्री, उसकी बाउंड्री, स्टेट, उसका बाउंड्री वो दिया है, उसको क्या कहेंगे, पॉलिटिकल मैप। वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप मिलेगा जहाँ पे कंट्रीज़ दिखाई जाएगी, इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखेगा जहाँ पे स्टेट्स दिखाए जाएंगे, ठीक है। तो वो कौन सा कहेंगे,
पॉलिटिकल मैप्स, उस पॉलिटिकल मैप में सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस ये सब शो हो सकता है। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं, वो है थीम बेस्ड मैप्स। एक इंडिया का मैप दिया है जहाँ पे सिर्फ राइस दिया है, तो वो कौन सा मैप हुआ? राइस थीमेटिक मैप। अगर रेनफॉल के बारे में दिया तो वो कौन सा हो गया? रेनफॉल का थीमेटिक, मतलब थीम के आधार पे मैप है, उनको क्या कहते हैं? थीम। जैसे कि इंडिया में रोड्स का मैप दिया है तो वो रोड नेटवर्क हुआ, एयरपोर्ट का मैप है, सी पोर्ट्स का मैप है, ये सब कौन से मैप्स हो गए? थीमेटिक मैप। सिर्फ फॉरेस्ट के बारे में दिया है वो कौन सा हो गया? फॉरेस्ट मैप। तो मैप के कितने प्रकार हो गए? 3, फिजिकल, पॉलिटिकल, थीमेटिक मैप्स। जनरली स्टूडेंट्स 2 ही मैप्स पढ़ते हैं, लेकिन ह्यूज सिग्निफिकेंस किसका होता है? थीमेटिक मैप्स। आप मैप में देखिए, आपको थीमेटिक्स मैप मिलेंगे छोटे 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 छोटे। ये मैप का नाम है फिजिकल मैप। इसमें कलर वेरिएशंस दिया है, और कलर वेरिएशंस को पढ़ना कैसे? तो यहाँ पर हाइट दिया होता है, यहाँ पे दिया हाइट दिया है इस रेस पे अल्टीट्यूड के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो डार्क ब्राउन या पर्पल कलर है उसकी हाइट ज़्यादा है, और जो प्लेन से उसकी हाइट कम। तो यहाँ पर हाइट को सिग्निफाई किया गया। और हाइट को कहाँ से गिनते हैं? मीन सब देखेंगे। ये कौन से मैप हो गए? पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे कंट्री, उसकी बाउंड्रीज, उनके डिविजन्स बताए हैं, सिटीज़, टाउन्स, विलेजेस दिखाए, ये क्या हो गया? पॉलिटिकल मैप्स। लेकिन इन दोनों के अलावा और मैप्स होते हैं जो इनका रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है, उनको क्या कहते हैं? तो थीमेटिक मैप्स। जैसे कि ये कौन से मैप्स हो गए? थीमेटिक मैप। जैसे कि फूड ग्रेन्स के थीमेटिक मैप्स होंगे, एनर्जी, कहाँ पे कोल मिलता है, कहाँ पे यूरेनियम मिलता है, ये सब कौन से हो गए? थीमेटिक मैप्स हो गए। तो मैप्स के 3 टाइप्स हमने देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मैप्स में कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब क्या है? दे आर ऑल कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। कार्डिनल पॉइंट्स मतलब क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये मैप देखिए, इसमें 4 कार्डिनल पॉइंट्स कौन से हैं? एक ईस्ट, एक नॉर्थ, एक वेस्ट और साउथ। इन डायरेक्शंस को क्या नाम दिया गया? कार्डिनल पॉइंट्स। ये पहला कीवर्ड है। दूसरा, इन कार्डिनल पॉइंट्स के बीच के लाइन को क्या कहते हैं? तो उनका नाम दिया गया है इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इंटरमीडिएट मतलब 2 का मिलके डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया? मेन कार्डिनल पॉइंट की बेसिक की इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट, इंटरमीडिएट। जैसे कि नॉर्थ और ईस्ट, उसमें ईस्ट और नॉर्थ नहीं लिखते, सबसे पहले नॉर्थ को लिया जाता है, नॉर्थ और ईस्ट। ये क्या होगा? नॉर्थ और वेस्ट। अगर नॉर्थ को पहले लिखते तो साउथ को भी क्या लिखना पड़ेगा? तो ये साउथ ईस्ट हुआ, ये साउथ वेस्ट हुआ। डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डायरेक्शन के रिस्पेक्ट 2 होते हैं। एक तो मैप के हिसाब से, अगर इस मैप में, अगर ये मैप दिया है और इस मैप में यहाँ पे लिखा है नॉर्थ और एरो कहाँ दिया है? ऊपर, तो ये क्या हो गया? नॉर्थ, ठीक है। अब ये नॉर्थ हुआ तो नीचे का साउथ, ये नॉर्थ और नीचे का साउथ, और राइट हैंड साइड में आपको क्या आएगा? ईस्ट, और इधर में वेस्ट आएगा। अगर ये मैप में ऐसा यहाँ पर मैप दिया है और एरो ऐसा दिखा है, नॉर्थ लिखा है और नॉर्थ में एरो ऊपर दिखा है, तो आपको सिग्निफाई क्या करना पड़ेगा? नॉर्थ ये साउथ, ईस्ट और वेस्ट। मतलब कोई भी मैप में आपको एक एरो दिया जाएगा। आप इवन आर्किटेक्चर के मैप्स देखो या घर के जो अपने मैप्स होते हैं उसमें वो लोग लिखते हैं नॉर्थ और एरो कहाँ देते हैं? ऊपर। अगर ये मैप ऐसा दिया है और ऐसा नॉर्थ लिखा है लेकिन नॉर्थ को एरो इधर दिया है, तो नॉर्थ क्या हो गया? इधर, और साउथ इधर। तो कार्डिनल पॉइंट समझ में आए? इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखिए कलर्स। फिजिकल मैप्स में कलर यूज़ करते हैं। पॉलिटिकल मैप्स में कलर था क्या? नहीं। तो फिजिकल मैप्स वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द पर्पसेस। जनरली ब्लू इज़ यूज्ड फॉर शोइंग वाटर। ब्राउन मतलब ये इनके लिए, अगर ब्राउन माउंटेन्स दिखा रहे तो माउंटेन का कलर कैसा रहेगा? ब्राउन्स देखेंगे। उनको प्लेट्यू दिखाना तो क्या यूज़ करेंगे? नहीं। लेकिन अगर उसको इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन्स दिखाना है तो वो क्या यूज़ करेंगे? ग्रीन। उनको इंडिया का ईस्ट कोस्ट प्लेन और वेस्ट कोस्ट प्लेन दिखाना है, कोस्टल प्लेन दिखाना है, ग्रीन। प्लेन्स की हाइट छोटी होती है, प्लेट्यू की हाइट बड़ी। अगर टिबेटन प्लेट्यू को दिखाना है तो मैप में कौन से हिस्से दिखाया जाएगा?
येलो कि ब्राउन के हिसाब से? ब्राउन। और हिमालयस को? ब्राउन को। और टिबेट को? टिबेटियन प्लेटू है तो येलो से। तो कलर सिग्निफाई क्या कर रहे हैं? तो हाइट सिग्निफाई कर सकते हैं। कलर्स क्या डिफाइन करेंगे? अल्टीट्यूड, लैटीट्यूड कि लॉन्जिट्यूड? अल्टीट्यूड। तो मैप के कितने टाइप्स हो गए? 3। कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं? 4। इंटरमीडिएट कार्डिनल पॉइंट्स कितने हैं? वो भी 4। और मैप्स में कलर का यूज़ क्या है? हाइट। सिग्निफाई क्या करेगी? हाइट। माउंटेन्स का कलर ब्राउन, प्लेट्यूज का कलर येलो, एनसीईआरटी के बुक्स के हिसाब से। और प्लेन्स का कलर? अब इस मैप में देखिए, इस मैप पे 3 कलर दिया है, ब्राउन भी दिया है, येलो दिया है और ग्रीन दिया है। तो ग्रीन की हाइट छोटी हुई कि बड़ी हुई? छोटी हुई। और ब्राउन की हाइट बड़ी। और प्लेट्यू बोले तो येलो। दिख रहा है प्लेट्यू? अब नेक्स्ट डायग्राम में यहाँ पे भी 3 कलर्स दिख रहे हैं, ब्राउन, येलो और बेसिकली ग्रीन। इस मैप में देखो, इंडिया में ज़्यादातर कौन सा कलर दिख रहा है? ग्रीन दिख रहा है। तो आप कह सकते हैं इंडिया के ज्योग्राफी में प्लेन्स ज़्यादा है कि माउंटेन्स? प्लेन। 43% इंडिया कंपोज्ड ऑफ प्लेन्स। अब इंडिया की ज्योग्राफी की अगर बात किए तो इंडिया में 43% क्या है? प्लेन्स। और 30% माउंटेन्स है। मतलब माउंटेन्स, हिल्स कितना परसेंट इंडिया के मैप में? 30। प्लेन्स कितना परसेंट हो गए? 43। बचा कितना? 27। मतलब 27% इंडिया में प्लेट्यूज है, आप कह सकते हैं। तो इंडिया के 100% ज्योग्राफी को हमने कितने इसमें डिवाइड किया? 3। कि भारत में माउंटेन्स का सेक्शन कितना परसेंटेज है? 30%। इंडिया में प्लेन्स कितने परसेंटेज में आते हैं? 43। और प्लेट्यू 27। आप लिखना है तो लिख सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के फिजियोग्राफी में माउंटेन्स कितना परसेंट हुआ? 30%। हिल्स अपना प्लेट्यूज 27 एंड प्लेन्स इसलिए आपको 43। इसलिए आपको इंडिया में के मैप में कौन सा कलर ज़्यादा दिख रहा है? ग्रीन। तो इंडिया के मैप में कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है? ग्रीन का कितना परसेंटेज था? 43। माउंटेन या ब्राउन का परसेंटेज कितना था? 30। और प्लेट्यूज का परसेंटेज या येलो का परसेंटेज कितना था? 27। आप लोग किसके ऊपर है अभी? नागपुर किस में आता है? प्लेट्यूज में आता है। इंडियन पेनिनसुला का इंपॉर्टेंट पार्ट डेक्कन प्लेट्यू। हम डेक्कन प्लेट्यू पे बैठे हैं, जो किसका पार्ट है? इंडियन पेनिनसुला या इंडियन प्लेट्यू का। नेक्स्ट, 3rd चैप्टर। अब इसका आंसर बताओ तो। अ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट ओनली। थीमेटिक मैप। अ मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स ओनली। थीमेटिक मैप शोइंग distribution of states and cities, villages, towns. Political map. Map showing distribution of only mountains. Physical map. ठीक है? आप only mountains बोले तो thematic हो सकता है, only mountains बोले तो thematic, लेकिन पूरा इसमें दिया mountains, plateau, plains ऐसा पूरा दिया है तो वो physical map. The blue color is used for showing water bodies. The brown color is used for showing. The green color is used for showing plains. The yellow color is used for showing plateaus. Chapter 3. इस माउंटेन को देखिए, ये माउंट एवरेस्ट का फोटो है। इस माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा हाइट होने की वजह से, अल्टीट्यूड ज़्यादा होने की वजह से, एलिवेशन ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर क्या है? तो ग्लेशियर्स है। इसके ऊपर क्या है? ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स बोले तो जहाँ पे स्नो, जहाँ पे बर्फ़ है उसको आप क्या कह सकते हैं? ग्लेशियर्स। ठीक है? और इन ग्लेशियर से क्या निकलते हैं? रिवर्स। रिवर्स का मेन सोर्स क्या होता है? माउंटेन्स होते हैं। और माउंटेन्स की हाइट अगर ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे ग्लेशियर्स मिलेंगे, और ग्लेशियर से मे भी क्या निकल सकती है? रिवर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ग्लेशियर से ही रिवर निकलती है। जैसे वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट की हाइट ज़्यादा नहीं है, पर फिर भी वहाँ से गोदावरी, कृष्णा, कावेरी निकलती है कि नहीं? ठीक है? तो ज़रूरी नहीं कि माउंटेन्स पे ग्लेशियर्स होना ही चाहिए, पर इतना ज़रूरी है कि जनरली 99 ज़्यादातर रिवर्स कहाँ से निकलती है? माउंटेन से। लेकिन अगर ऐसे भी प्लेट्यूज है, अगर उनकी हाइट ज़्यादा है तो वहाँ पे भी क्या निकल सकता है? रिवर्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर, ये माउंटेन से निकलती है कि प्लेट्यू से निकलती है? उसका आंसर है टिबेटियन प्लेट्यू।
इंडस का ओरिजिन कहाँ से था? टिबेटियन प्लेटू। ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन क्या है? टिबेटियन प्लेटू। फिर आपने चाइना के इंपॉर्टेंट रिवर का नाम सुना होगा, होंग हो या येलो सी या येलो रिवर या यांगजी रिवर का नाम सुना होगा। वो भी कहाँ से निकलते हैं? तो टिबेटियन प्लेटू। तो मुझे बताना क्या मतलब था, दो बात बता। माउंटेन्स की हाइट बहुत ही ज़्यादा रही, मोर देन 4500 मीटर्स रही, 4500 मीटर के ऊपर। तो उनके हाइटेड एरियाज पे क्या मिलेंगे? ग्लेशियर्स। अगर माउंटेन्स की हाइट लेस देन 4000 मीटर्स है तो वहाँ पे ग्लेशियर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी वहाँ से क्या निकल सकती है? रिवर्स निकल सकती है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि सिर्फ माउंटेन से ही रिवर्स निकलती है। प्लेट्यूज एरिया से भी क्या निकल सकती है? मतलब प्लेट्यू से भी रिवर निकल सकती है अगर प्लेट्यू की हाइट ज़्यादा है, और माउंटेन से भी निकल सकती है रिवर्स। लेकिन ये रिवर्स माउंटेन्स और प्लेट्यू से निकलने के बाद ग्रेविटी के थ्रू कहाँ कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे रिवर्स को कहाँ ड्रेन होना है? प्लेन्स में आएंगे, और प्लेन्स से फिर कहाँ जाएंगे? वो सी में। मतलब रिवर की जर्नी चालू होती है माउंटेन्स और प्लेट्यूज से, ट्रांसपोर्ट होते 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 वो प्लेन्स में आएंगे, और प्लेन्स के बाद फिर कहाँ एंटर करेंगे? सी में। लेकिन कुछ ऐसे रिवर्स है जो सी में ड्रेन नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? इनलैंड ड्रेनेज के आउटलैंड ड्रेनेज। ऐसे रिवर्स जो सी में नहीं जाते उनको क्या कहेंगे? इनलैंड रिवर बेसिन के आउटलैंड, उनको इनलैंड कहेंगे। और जो रिवर्स सी को मिलते, ओशियंस को मिलते, उनको आउटलैंड रिवर्स कहेंगे। जैसे लूनी नदी, इंडिया में एक रिवर का नाम है ना, लूनी, अरावली माउंटेन से निकलती है। और राजस्थान की इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? लूनी। लेकिन लूनी रिवर अरेबियन सी को मर्ज कर दी क्या? तो आंसर है नहीं, वो रन ऑफ कच्छ में कहीं खो जाती है। इस तरह से वो इंडिया की कौन सी रिवर होगी? इनलैंड रिवर्स। एंड रिवर्स आर इंपॉर्टेंट लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कह सकते हैं, या वर्ल्ड इकोनॉमी कह सकते हैं कि नहीं? क्योंकि दुनिया में जितने भी सिविलाइजेशन थे, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहाँ पे था? रिवर्स पे था कि नहीं? अब टॉपिक का नाम है अर्थ के मेजर डोमेन्स। तो अर्थ के हमने क्या देखे? 2 मोशंस। अब अर्थ के क्या देखते हैं? 3 डोमेन्स, 3+1 डोमेन्स पढ़ते हैं। अब डोमेन बोले तो क्या? तो अर्थ के 3 इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं। पहले डोमेन का नाम है जहाँ पे हम लोग है भी, लिथोस्फीयर। दूसरे डोमेन का नाम है हाइड्रोस्फीयर, मतलब सॉलिड पोर्शन लिथोस्फीयर, लिक्विड पोर्शन एंड गैशियस पोर्शन एटमॉस्फेयर। इन 3 को जहाँ पे मिलेंगे, मतलब 3 सर्कल्स बनाओ, सर्कल 1, सर्कल 2 और नीचे में 3rd सर्कल। इन 3 सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट आएगा, दैट सेंट्रल पॉइंट रेफर्ड एज बायोस्फीयर। जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? लाइफ। बायोलॉजी का मतलब लाइफ। जहाँ पे जीवन है वो क्या है? बायोस्फीयर। जहाँ पे सॉलिड पोर्शन है वो क्या है? तो आप लिथोस्फीयर को और एक नाम कह सकते हैं, रॉक स्फीयर, ठीक है। ओशनोस्फीयर का दूसरा नाम हाइड्रोस्फीयर, और ये है एटमॉस्फेयर। लेयर ऑफ गैसेस, ठीक है, उसको आप कैसे, या एनवेलप ऑफ गैसेस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ के ऊपर एनवेलप ऑफ गैसेस है कि नहीं? दैट एनवेलप ऑफ गैसेस रेफर्ड एज एटमॉस्फेयर। और जानते हैं आप लोग एटमॉस्फेयर यहाँ से कितने ऊपर तक है? तो 1600 किलोमीटर तक, 1600 किलोमीटर तक क्या है पूरा अर्थ को आगे, अगर ऊपर नीचे एटमॉस्फेयर। तो कितने डोमेन से अर्थ के? 3+1। द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन, और इस कॉम्प्लेक्स के पार्ट को, सॉलिड पोर्शन को क्या कहा गया? लिथोस्फीयर। गैशियस पोर्शन को एटमॉस, और लिक्विड को हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पे तीनों मिलके, तो जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। पॉइंट फर्स्ट। पॉइंट 2, बायोस्फीयर कैसा? लार्ज जोन है कि नैरो जोन है? नैरो। कैसा नैरो? कि अभी मैंने बताया था 3 सर्कल्स को ड्राइंग कीजिए, उन 3 सर्कल्स के बीच का पॉइंट क्या आ गया? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर इज अ लार्ज जोन की नैरो जोन? नैरो जोन, वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर, एयर together, lithosphere, hydrosphere and atmosphere together, and which contains all the forms of life। मतलब फंगी, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, अमीबा, लायंस, टाइगर, फिश, ये सब किस में आ गया? बायोलॉजिकल स्फीयर। बायोलॉजिकल स्फीयर बहुत बड़ा वर्ड है ना, इसलिए इन लोगों ने क्या कर दिया इसका? छोटा। क्या बन गया वर्ड? बायोस्फीयर। तो अर्थ के कितने मोशंस हैं? 2। अर्थ के कितने डोमेन्स हैं? 3+1, ठीक है। बायोस्फीयर कैसा है? नैरो की बड़ा शॉर्ट वाइडर जोन है, नैरो जोन। अब ओरिजिन देखिए, लिथोस इज अ कौन सा वर्ड है? ग्रीक। लिथोस का मतलब
स्टोन, एटमॉस का मतलब वेपर, और हाउडर या हाइड्रो का मतलब वाटर, बायोस का मतलब लाइफ। ये सब कौन से वर्ड्स हैं? ग्रीक्स। अब ब्रीफ रिपोर्ट अबाउट लिथोस्फीयर। अर्थ का सॉलिड पोर्शन को क्या कह सकते हैं? लिथोस्फीयर। क्यों सॉलिड है? क्योंकि किससे कंपोज होता है? रॉक्स से। और इस अर्थ के क्रस्ट के ऊपर के रॉक्स के ऊपर एक थिन लेयर है, दैट थिन लेयर रेफर्ड एज सॉइल। मतलब लिथोस्फीयर के ऊपर के लेयर को क्या कह सकते हैं आप? सॉइल। उसको पेडोस्फीयर पढ़ेंगे हम लोग बाद में। तो लिथोस्फीयर के ऊपर, रॉक्स के ऊपर एक पतली लेयर है। रॉक्स से क्या बनती है? सॉइल। रॉक्स से बनती है सॉइल। रॉक से दो चीज़ निकलती है। रॉक्स का जब वेदरिंग होता है ना, तो रॉक से दो चीज़ निकलती है। रॉक से मिनरल्स भी निकल सकते हैं और रॉक से सॉइल भी निकल सकता है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सॉइल के लिए और मिनरल्स के लिए मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है? रॉक्स। और अर्थ पे कितने प्रकार के रॉक्स हैं? तो 3। आग से बनने वाले इग्नियस, सेडिमेंट से बनने वाले सेडिमेंट्री, और ऐसे पत्थर जो अपना फॉर्म्स को चेंज करते हैं, चेंज्ड फॉर्म। चेंज्ड फॉर्म को नाम क्या दिया? मेटामॉर्फिक। मेटा का मतलब चेंज, ठीक है, और मॉर्फिक का मतलब फॉर्म। चेंज्ड फॉर्म मतलब कौन सा पत्थर? मेटामॉर्फिक। तो अर्थ के लिथोस्फीयर में कितने प्रकार के रॉक्स है? 3। इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। कौन सा पत्थर चेंज होकर क्या बनेगा? मेटामॉर्फिक। कौन सा पत्थर सेडिमेंट से बनेगा? सेडिमेंट्री रॉक्स। और कौन सा पत्थर मैग्मा या लावा के ठंडे होने से बनेगा? इग्नियस रॉक्स। इसलिए इग्नियस का नाम है फायर। इग्नियस का मतलब लैटिन भाषा में फायर। ये हो गया पहला। अब और एक अच्छी बात बताता हूँ आपको। ये हमारी अर्थ का मैप है। इसमें कितने शेल्स है? 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स है, मतलब 3 लेयर्स है। पहले लेयर का नाम क्या होता है? क्रस्ट। दूसरे का मैंटल और तीसरे का कोर। एक्चुअली इन तीनों के दो पार्ट है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, आउटर कोर और इनर कोर। पर फिलहाल हम लोग उतने डीप में नहीं जाते, जितना एनसीईआरटी पढ़ रहे उतना। तो ये अर्थ के 3 लेयर्स है अर्थ के अंदर। और इसमें से अगर वॉल्यूम की बात करें तो किसका परसेंटेज ज़्यादा है? तो आंसर है मेंटल। कितना परसेंटेज है? 83 से 84। अर्थ क्रस्ट कितना है? सिर्फ 1% है। मतलब माउंट एवरेस्ट हो या डेड सी हो, हम लोग ये सब किसके ऊपर बैठे? क्रस्ट। उसका वॉल्यूम कितना है? सिर्फ 1%। अब बचा कितना? 14 या फिर 15। वो क्या हो गया? कोर। मतलब वॉल्यूम के हिसाब से अगर आपको पूछा तो सबसे कम किसका है और वॉल्यूम किसका बड़ा है? ये पहला क्वेश्चन। दूसरा, अर्थ के कितने लेयर्स है? तो 3, क्रस्ट, मैंटल और कोर। ये बेसिक लेयर्स है। इनको आप कह सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर स्ट्रक्चर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे 3 इसमें डिवाइड किया, क्रस्ट, मैंटल और कोर। नेक्स्ट पॉइंट। अब ये हो गया। तो वॉल्यूम किसका ज़्यादा हुआ और कम किसका है? क्रस्ट। ये पहला फैक्ट। अब दूसरा फैक्ट। अभी हमने देखा अर्थ का क्रस्ट कितना परसेंट है? ओनली 1%। और जानते हैं अर्थ पे जो फ्रेश वाटर है वो भी 1% से ज़्यादा है कि 1% से कम है? फ्रेश वाटर। अर्थ पे 2 तरह का वाटर है, सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। साधारण कौन सा वाटर है? सलाइन वाटर। मतलब 97.2% कौन सा पानी है? सलाइन वाटर। अब बचा कितना? फ्रेश वाटर। अब उसमें से भी जो पीने लायक फ्रेश वाटर है, पीने लायक पानी, ज़्यादातर फ्रेश वाटर कहाँ बैठे? तो आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स में। वो जो इसका फोटो देखा था माउंट एवरेस्ट, वहाँ पे भी वाटर है कि नहीं? लेकिन कौन से फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म। तो ज़्यादातर वर्ल्ड का फ्रेश वाटर आइस कैप्स और कहाँ बैठा है? ग्लेशियर्स में। लेकिन पीने के लिए सिर्फ जो पानी हमारे पास है वो 1% से भी कम है। और अर्थ क्रस्ट पे कितना है? सिर्फ 1%। अब अर्थ क्रस्ट के 2 पार्ट हैं। अर्थ के इस पे 2 पार्ट है। एक कॉन्टिनेंट्स है, लार्ज लैंड मास ऑफ अर्थ कॉल्ड कॉन्टिनेंट, एंड ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस। ह्यूज वाटर बॉडीज कॉल्ड लार्ज लैंड मास कॉल्ड
कॉन्टिनेंट एंड ह्यूज वाटर बॉडीज रेफर्ड एज ओशंस। अब इसका मतलब क्रस्ट के कितने पार्ट हो गए? दो कह सकते हैं, ठीक है। एक हो गई कॉन्टिनेंट की क्रस्ट और एक हो गई ओशन की क्रस्ट, ठीक है। वर्ल्ड के मैप में कौन सा एरिया ज़्यादा है, या वर्ल्ड में कौन सा मैप ज़्यादा है? वाटर ज़्यादा कि कॉन्टिनेंट? ओशन ज़्यादा। कितना परसेंट है? 71%। और लैंड कितना परसेंट है? 29। तो कौन सी क्रस्ट का डोमिनेंस ज़्यादा है एरिया वाइज? ओशनिक क्रस्ट। और इन क्रस्ट के ऊपर में, ठीक है, अब ओशंस में सॉइल मिलती है क्या? नहीं। ओशन में सॉइल मिलेगी क्या? नहीं। लेकिन अगर वहाँ का पानी सूख गया, ओशन का या सी का पानी या तालाब का पानी सूख गया, तो वहाँ पे मे भी क्या बन सकती है? फिर सॉइल बन सकती है। मतलब सॉइल ये कंपोनेंट कौन से क्रस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हुआ? कॉन्टिनेंट क्रस्ट के लिए, ठीक है। तो क्रस्ट के ऊपर जो आपको लेयर्स मिलेगी, थिन लेयर्स, उसको क्या कह सकते हैं आप? सॉइल कह सकते हैं। मतलब लिथोस्फीयर के ऊपर क्या बैठेगी? सॉइल, जिसको पेडोस्फीयर करके पढ़ेंगे हम लोग बात। तो अर्थ के कितने डिविजन्स देखा हमने? 2 डिविजन्स देखा। लार्ज लैंड मास रेफर्ड एज एंड ह्यूज वाटर बॉडीज रेफर्ड एज ओशंस। अब यहाँ पे देखिए इस फैक्ट में क्या दिया? द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स ऑलवेज सेम एवरीवेयर, ठीक है। इसका मतलब है कि पानी का लेवल हर जगह कैसा है? सेम। फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में आप ये नहीं कह सकते कि पैसिफिक ओशन की हाइट बड़ी है और इंडियन ओशन की हाइट छोटी, ऐसा नहीं। सभी ओशंस कैसे हैं? सेम। जैसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। 2 नंबर पे अटलांटिक ओशन, 3 नंबर पे इंडियन ओशन, चौथे पे सदर्न ओशन और 5वें पे आर्टिक ओशन। ये 5 ओशंस पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन सभी ओशन का पानी कैसा है? सेम है। इसलिए हाइट कहाँ से गिनी जाती है? सी लेवल से। और डेप्थ सी लेवल से नीचे। यहाँ पे देखो लिखा है द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर ऑन द अर्थ, whereas height of the land is measured from level of sea which is taken as 0। तो सी लेवल कितना होता है? 0 मीटर्स। और 0 मीटर से माउंट एवरेस्ट कितना है? 8848 मीटर्स। ये है वर्ल्ड मैप। ये कौन सा मैप है? तो वर्ल्ड का फिजिकल मैप। इस वर्ल्ड के फिजिकल मैप में क्या दिखा है? तो माउंटेन्स का फोटो दिखा है साथ में। फॉर एग्जांपल वर्ल्ड के सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन का नाम देखो वर्ल्ड के। अब ये जो पहला मैप को पढ़ने से पहले अभी हमने कितना पढ़ा? सीसी बोले तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ये कौन से हो गए? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और ये कौन से है? ब्लू वाले ओशनिक क्रस्ट। तो कौन सा एरिया ज़्यादा हुआ? ओशनिक क्रस्ट। और ओशंस में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। 2 नंबर का अटलांटिक। एस शेप कौन सा है? अटलांटिक। और सर्कुलर शेप पैसिफिक। ये देखो सर्कुलर, ये दिख रहा है डी, ये आधा डी और ये आधा डी। तो सर्कुलर शेप पैसिफिक ओशन, एस शेप अटलांटिक ओशन एंड ट्रायंगुलर शेप, ठीक है। ट्रायंगुलर शेप यहाँ से अगर लेते हैं तो ये ट्रायंगुलर शेप कौन सा बनता है? इंडियन। तो इंडियन ओशन द 3rd लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड आफ्टर पैसिफिक एंड अटलांटिक, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सदर्न ओशन मतलब 60 डिग्री साउथ के नीचे, 60 डिग्री लैटिट्यूड साउथ के नीचे जो भी पानी का पट्टा है, ये एरियाज है, उसको आप क्या कहेंगे? सदर्न ओशन। ये लेटेस्ट का ओशन है। और सबसे आखिरी 5th नंबर का स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट ओशन, मतलब छोटा भी एरिया में और डेप्थ में भी कैसा है?
छोटा, 2S स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट इज आर्टिक ओशन। तो वर्ल्ड का डीपेस्ट और लार्जेस्ट पैसिफिक, डीपेस्ट एंड लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट एंड शैलोएस्ट इज आर्टिक। लेटेस्ट ओशन सदर्न ओशन, जनरली फाउंड बिटवीन 60 डिग्री नॉर्थ की 60 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ ऑफ लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर। ये पहला फैक्ट। अब दूसरा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, वर्ल्ड के सभी ओशन एक में एक से कैसे हैं, कनेक्टेड है, इनकी हाइट भी कैसी है, सेम। पर कॉन्टिनेंट एक में एक से कनेक्टेड है क्या, नहीं। हाइट में एक सेम है क्या, नहीं। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। अब वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ एरिया एशिया, सेकंड नंबर का अफ्रीका, थर्ड नंबर का नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ साउथ अमेरिका, फिफ्थ अंटार्कटिका, सिक्स्थ यूरोप एंड स्मॉलेस्ट आइलैंड कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। और एक बार, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड मास कॉन्टिनेंट कौन सा है, 2 नंबर पे अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, फिर ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया लैंड मास के बारे में। अब नेक्स्ट मैप में क्या दिखा रहा है, माउंटेन्स। वर्ल्ड के सबसे लंबे माउंटेन्स का नाम क्या है, तो उनका नाम है एंडीज माउंटेन्स। ये इतने लंबे क्यों है, क्योंकि एक नहीं, वो एक कंट्री में नहीं, कितने कंट्रीज़ में आते हैं, 7 कंट्रीज़ में आते हैं। ठीक है, कितने कंट्रीज, इस पूरे लाइन में घर जाके देखिए कितने कंट्रीज़ मिलेंगे आपको, टोटल 7 कंट्रीज़। उसमें ब्राज़ील नहीं आएगी। ब्राज़ील की रिवर का नाम अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन कंपनी अमेरिका की है, अमेज़ॉन रिवर ब्राज़ील की है। और डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में साफ दिख रहा है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो एंडीज़ माउंटेन से निकलती है। एंडीज़ से निकलने के बाद इसका स्लोप कहाँ दिख रहा है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। और वो कहाँ ड्रेन कर रही है, कौन से ओशन में जा रही है, अटलांटिक ओशन। और सबसे अच्छा फैक्ट कि अमेज़ॉन रिवर जहाँ पे ड्रेन हो रही है या जहाँ पे वो उसका माउथ है, माउथ मतलब रिवर जहाँ डूबती है उसको क्या कहते हैं, माउथ। जहाँ से निकलती है वो माउथ नहीं है, रिवर जहाँ से निकलती है वो सोर्स, और रिवर्स जहाँ डूबती है वो माउथ। तो अमेज़ॉन का सोर्स क्या हुआ, एंडीज़ माउंटेन्स। अब एंडीज़ के ईस्टर्न साइड के एंडीज़ के वेस्टर्न साइड, एंडीज़ के डायग्राम में देखो, एंडीज़ के ईस्टर्न साइड। और इस अमेज़ॉन रिवर का माउथ कहाँ पे है, इक्वेटर की, कैंसर की, कैप्रिकॉन। इक्वेटर मतलब जब बराबर इक्वेटर के पास आता है, बराबर मैप में आपको इक्वेटर मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट रिवर को। अब दूसरा देखो, ये क्या टोटल लॉन्गेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड एंडीज़। अप्रॉक्स कितने कंट्रीज़ है, 7 कंट्रीज़ है उसमें टोटल। ठीक है, और कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है। अब मैच द कॉलम कीजिए, एंडीज़ साउथ अमेरिका, रॉकीज नॉर्थ अमेरिका, एप्लेशियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका, एटलस माउंटेन्स। देखिए अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 ही बड़े बड़े माउंटेन्स है, बाकी ऑलमोस्ट प्लेट्यूज का पार्ट है। 2 माउंटेन्स आपको ध्यान रखना है, एटलस माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका एंड ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स ऑफ अफ्रीका। दोनों में कितना फासला है कि नहीं। उसके बाद एंडीज, एप्लेशियंस एंड रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब ये 2 माउंटेन्स को देखो, इनमें से कौन सी ओल्डेस्ट माउंटेन है, तो आप कह सकते हैं एप्लेशियंस आर ओल्डेस्ट माउंटेन्स। और यंग फोल्ड माउंटेन कौन सी है, रॉकीज। मतलब 2 में से कौन सी माउंटेन्स पहले बनी होगी और बाद में, जैसे इंडिया के लिए। अब इंडिया में देखिए, इंडिया में अरावलीज है। अरावलीज कैसे, ओल्ड माउंटेन्स, वेरएज हिमालयज आर यंग माउंटेन्स। तो इनमें से कौन सी माउंटेन्स ओल्डेस्ट है। स्वाभाविक है, जो माउंटेन्स ओल्डेस्ट होगी उसकी हाइट भी क्या होगी, कम, और जो माउंटेन यंगेस्ट होगी उसकी हाइट में भी ज़्यादा होगी। तो अमेरिका के 2 माउंटेन्स में ओल्डेस्ट और यंगेस्ट देखा, किसकी हाइट ज़्यादा है और किसकी कम है। तो आप एप्लेशियंस को कह सकते हैं ओल्ड फोल्ड रेसिडुअल माउंटेन्स। रेसिडुअल मतलब उसकी हाइट कम हो रही, और यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब इंडिया वर्ल्ड में कौन कौन से यंग फोल्ड माउंटेन्स है, तो आंसर है पहला रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स। इवन हिमालयस और ऑल्सो यंग फोल्ड माउंटेन्स ऑफ एशिया एंड एल्प्स ऑफ ALPS। एल्प्स कहाँ के हैं, कहते हैं कि जब एल्प्स का फॉर्मेशन हुआ था उसी पीरियड में हिमालयस का देखा था। मतलब यहाँ के ऑलमोस्ट माउंटेन्स का पीरियड ऑलमोस्ट आसपास ही आता है।
तो हिमालयज ऑफ एशिया एंड एल्प्स ऑफ ALPS ऑफ यूरोप बोथ आर यंग फोल्ड माउंटेन्स। अब ये देखिए, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर का नाम नाइल और वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट रिवर का नाम अमेज़न। लंबी के मतलब लंबाई के आधार पे नाइल नदी है और पानी के वॉल्यूम ज़्यादा है, उसको आप कहेंगे अमेज़न। तो दो कीवर्ड बताया मैंने, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल, लार्जेस्ट रिवर अमेज़न। और ये लार्जेस्ट क्यों है? उसका पहला कारण कि ये कौन से क्लाइमेट में आ रहा है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट कि मानसून क्लाइमेट। ये दो ब्लॉक दिख रहे हैं, कैंसर ब्लॉक एंड कैप्रिकॉन। जो कंट्रीज इस ब्लॉक में आती हैं उन कंट्रीज में कौन सा क्लाइमेट देख सकते हैं? तो मानसून क्लाइमेट। इंडिया में कौन सा क्लाइमेट, इक्वेटोरियल कि मानसून? मानसून क्लाइमेट। और जो कंट्रीज़ यहाँ पर मिलेंगे उनमें क्या मिलेगा? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। फॉर एग्जांपल कॉन्गो, ब्राज़ील, कॉन्गो, ब्राज़ील, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब क्या? तो धूप ज़्यादा, इंटेंस हीट, रेनफॉल भी ज़्यादा, हवा में ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा। स्वाभाविक है, जंगल भी कैसा रहेगा? ज़्यादा रहेगा। अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा, पानी ज़्यादा, तो नदी का वॉल्यूम भी ज़्यादा, इसलिए नदी क्या बन गई है? लार्जेस्ट की लॉन्गेस्ट। अमेज़न लार्जेस्ट नहीं होती अगर वो यहाँ पे होती, कैंसर या फिर कैप्रिकॉन। पर जो कि अमेज़न इक्वेटोरियल बेल्ट में है, जिसके चलते इंटेंस टेम्परेचर, इंटेंस रेनफॉल, इंटेंस ह्यूमिडिटी, इसलिए पानी का वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो वॉल्यूम वाइज एंड लेंथ वाइज नाइल। अब दोनों में फ़र्क क्या देखना है आपको? ये ईस्ट दिशा में जा रही है, इसका कार्डिनल पॉइंट क्या हो गया? ईस्ट। और ये साउथ से निकल के कहाँ जा रही है? नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ। अब ये समझ में कैसा आएगा? तो जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे आपको ब्लू कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, मतलब प्लेटो से निकलती है और जहाँ कहाँ रही है? मेडिटेरियन सी। अमेज़न कहाँ ड्रेन कर रही है? तीन वर्ड ध्यान रखना, ए फॉर एंडीज, ए फॉर अमेज़न, ए फॉर अटलांटिक ओशन। वेरएज नाइल रिवर ये कहाँ ड्रेन हो रही है? मेडिटेरेनियन सी। एंड मेडिटेरेनियन सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशियन? अटलांटिक। ये दिख रहा है, इसका कनेक्ट किससे है? अटलांटिक ओशन, ना कि इससे। रेड सी इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन। फिर विच माउंटेन्स डिवाइड यूरोप एंड एशिया? उराल माउंटेन्स, URAL। उराल माउंटेन्स का पैटर्न अगर देखा जाए तो ये यंग फोल्ड माउंटेन्स में नहीं आती, ये ओल्ड में आती है। मतलब कहते हैं कि अरावली, उराल, एप्लेशियंस बहुत पहले बनी थी, बहुत पहले, मतलब इनकी एज बहुत ज़्यादा है। तो आप इनको ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कह सकते हो। दुनिया के ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के 3 नाम बताओ। एप्लेशियन माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उराल माउंटेन्स विच डिवाइड यूरोप एंड एशिया, और इंडिया की अरावलीज। और यंग फोल्ड माउंटेन्स के 4 नाम बताओ। एल्प्स और एंडीज। ये माउंटेन का नाम देखो, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया के कौन सी साइड में? ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट की तरफ। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ये हिमालय से भी लंबी है। ये मोर देन 3100 किलोमीटर लंबी है। और हिमालय से कितना? तो सिर्फ 2400, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये है इसका डायग्राम। तो रिवर्स जब आप फोकस करेंगे तो रिवर्स को आपको क्या देखना है कि वो कौन से हाइट से, क्या, कहाँ से निकले, उसका सोर्स क्या है और उसका माउथ क्या है, वो देखिए। फिर दूसरा इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स का अलाइनमेंट। माउंटेन्स का अलाइनमेंट मतलब उनका पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जांपल इसका आर्क है ऐसा, ये कैसा है? आर्क। अरावलीज कैसी है? ऐसी। एंडीज कैसी है? नॉर्थ टू साउथ की ईस्ट टू वेस्ट? नॉर्थ टू साउथ। रॉकीज कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। एटलस कैसी है? ईस्ट टू वेस्ट कहो या वेस्ट टू ईस्ट। ये माउंटेन्स का अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट होता है। ये कैसी है? नॉर्थ टू साउथ। अलाइनमेंट इंपॉर्टेंट है। अलाइनमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके एक साइड में रेन बियरिंग रीजन रहेगा, एक साइड में रेन शैडो रहेगा। वो टॉपिक हम बाद में लेकर हैं, रेन शैडोज और रेन बियरिंग का।
अभी हमने देखा था वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट का नाम है माउंट एवरेस्ट, और वर्ल्ड का सबसे डिपेस्ट पॉइंट जो सी लेवल के नीचे है वो है मरायना ट्रेंच। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ मरायना ट्रेंच अबाउट 11,000 मीटर्स रिकॉर्डेड एट मरायना ट्रेंच। और मरायना ट्रेंच कौन से ओशन में? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में। तो ये सी लेवल से कितना नीचे है और ये सी लेवल से कितना ऊपर है? 884 मीटर्स। माउंट एवरेस्ट कौन से कॉन्टिनेंट में? तो एशिया, और कंट्री का नाम है नेपाल, सागर मठ जिसको कहते हैं। और मरायना ट्रेंच कौन से ओशन में? ईस्टर्न पैसिफिक के वेस्टर्न पैसिफिक? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। या सिंपल आप ध्यान रखो कौन सा ओशन? पैसिफिक। इसलिए आप कह सकते हैं कि दुनिया का डीपेस्ट ओशन कौन सा होगा? पैसिफिक। अब ये कॉन्टिनेंट्स की बात, ये देखिए इस एनसीईआरटी ने डिफाइन का मतलब क्या है कि किसका लैंड मास ज़्यादा है। सबसे बड़ा लैंड मास एशिया, 2 नंबर पे अफ्रीका, 3, 4, 5, 6 और बाद में ऑस्ट्रेलिया। अब एक एक करके हल्का सा ब्रीफ पढ़ते हैं। फर्स्ट 7 कॉन्टिनेंट्स में से पहला कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया। ये कैसा है? तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इसने पूरे अर्थ का कितना एरिया कवर किया है? टोटल लैंड एरिया कितना किया है? 1/3। मतलब आप कह सकते हैं कि 30% एरिया किसने कवर किया है? एशिया। और जानते हैं आप एशिया पे जनसंख्या कितनी रहती है? डेमोग्राफी 60%। मतलब लैंड से डबल की ट्रिपल, डबल। लैंड कितना परसेंट है अर्थ में? एशिया का 1/3 बोले तो कितना? अप्रॉक्स 30%। और 30% एशिया में कितनी वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है? अबाउट 60% पॉपुलेशन रहती है। मतलब लार्जेस्ट लैंड मास एंड लार्जेस्ट डेमोग्राफी कहाँ मिलेगी? एशिया। एशिया इज रेफर्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। एशिया का निकनेम क्या है? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे हर चीज़ में डाइवर्सिटी मिलेगी। हाइटेड पॉइंट है, लोवेस्ट पॉइंट है, जंगल अच्छा है, वाइल्ड लाइफ अच्छा है, नेचुरल वेजिटेशन अच्छा है, सॉइल्स अच्छे है, लोगों में डाइवर्सिटी है, कल्चर में डाइवर्सिटी है, ठीक है। और वर्ल्ड के ज़्यादातर रिलीजन भी कहाँ निकले? एशिया। हिंदुज़म कहाँ से आया? एशिया। बुद्धिज़्म एशिया। ज्यूस एशिया, इजराइल वाले जानते हैं ना ज्यूज़। ज़ोरास्ट्रियंस या जैन्स या इस्लाम भी कहाँ से निकला? एशिया। इवन क्रिश्चियनिटी भी कहाँ से निकली? एशिया। इसलिए एशिया का निकनेम 2 है। एशिया रेफर्ड एज कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एंड ऑल्सो रेफर्ड एज क्रेडल्स ऑफ सिविलाइजेशन। मतलब दुनिया के सिविलाइजेशन भी कहाँ से निकले? जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन कह सकते हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट आता है कि द कॉन्टिनेंट लाइज इन कौन सा हेमिस्फीयर में? अफ्रीका कहाँ पे? एशिया कहाँ पे आता है? और नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्थ अमेरिका वेस्टर्न, उसको नॉर्थ में भी कह सकते हैं आप, वेस्ट में भी कह सकते हैं। इंडिया किस में आएगा? नॉर्थ ईस्ट की नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ और ईस्ट। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे आएगा? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट द साउथ ईस्ट क्या है? साउथ ईस्ट इंटरमीडिएट। और सिर्फ ईस्ट बोले तो ईस्टर्न कट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू एशिया कॉन्टिनेंट। इंडिया से भी जा रहा है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय विच माउंटेन्स? उराल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब यहाँ पे देखो इस फैक्ट का मतलब क्या है? एशिया से क्या निकल रहा है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब 21 जून को एशिया का लैंड मास ज़्यादा गर्म होगा कि ठंडा होगा? ज़्यादा गर्म होगा। कौन से मंथ? इसमें समर्स में कि विंटर्स में? समर्स में। और यही विंटर्स में लैंड मास ठंडा पड़ जाएगा। नेक्स्ट यूरोशिया मतलब क्या होता है? यूरोप प्लस एशिया, उस लैंड मास को क्या नाम दिया? यूरोशिया। आपने IR में इसका नाम सुना होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस में, SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कहाँ पे है? तो चाइना में। और ये एक संस्था है जो कौन से लैंड मास पे फोकस करती है? यूरोशिया, यूरोप प्लस एशिया। दूसरा कॉन्टिनेंट का नाम
यहाँ पे दिया यूरोप। यूरोप बहुत छोटा कॉन्टिनेंट में आता है। तो ऑस्ट्रेलिया के सबसे ऊपर कौन सा, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कौन सा है, यूरोप। पर यहाँ ज़्यादा, इनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी ज़्यादा। यहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है। लेकिन यहाँ पे पॉवर्टी ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा, इनसिक्योरिटी ज़्यादा, इनजस्टिस ज़्यादा। यहाँ पे है क्या ऐसा, नहीं है। ये वर्ल्ड के अमीर लोग हैं और ये यहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ क्या है, पूरर नेशंस है। उसमें से इंडिया, चाइना भी किस में आता है, मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आता है। तो यूरोप की ज्योग्राफी और एशिया की ज्योग्राफी में यूरोप बहुत ही क्या है, छोटा है। पर फिर भी ये छोटा होने के बाद भी वर्ल्ड में किसका इन्फ्लुएंस है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। और यूरोप से कौन सी लाइन जाती है, आर्टिक सर्कल। घर जाके यूरोप के मैप में आपको ढूंढना है कौन सी, आर्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज़ बाउंड बाय। यूरोप के ऊपर कौन कौन से बॉडीज़ है तो उनके नाम देखिएगा। यूरोप के ऊपर कौन कौन से सीज मिलेंगे आपको, ऊपर में आर्टिक ओशन, इस साइड में अटलांटिक ओशन, ठीक है। और कौन सा ओशन है, इट इज़ बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। नीचे में मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। घर जाके प्लीज़ एटलस देखिएगा। अब अफ्रीका एशिया के बाद दूसरा बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है। वर्ल्ड का ऐसा एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों लाइंस मिलेंगी आपको। कैंसर भी गई है, इक्वेटर भी गई है और कैप्रिकॉन। मतलब आप कह सकते हैं कि अफ्रीका के ऊपर के कंट्रीज़ में, इजिप्ट में अगर समर है तो साउथ अफ्रीका में क्या होगा, विंटर, ठीक है। ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट जहाँ पे तीनों लाइंस गए हैं, अफ्रीका, ठीक है। अब अफ्रीका का जब आप मैप देखेंगे ना तो ये इक्वेटर से ऊपर ज़्यादा मिलेगा आपको। मतलब अफ्रीका की ज़्यादातर ज़मीन कहाँ पे, नॉर्थ में, साउथ में। तो आप कह सकते हैं नॉर्थ में, एनसीईआरटी के हिसाब से। अफ्रीका द इक्वेटर जब बोले तो रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका इज लोकेटेड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इक्वेटर जो कि अफ्रीका से जा रही है वो बराबर अफ्रीका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है क्या, नहीं। उसका ज़्यादा पार्ट कहाँ पे है और कम पार्ट कहाँ है, साउथ में। और दूसरा फैक्ट क्या था, द ओनली कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड थ्रू विच कैंसर, कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास इज अफ्रीका। अफ्रीका, यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, पर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सिविल इश्यूज़, सिविल वार, इनके इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं। ये प्रॉस्परस कंट्री है क्या, नहीं। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स भरपूर है, वाटर अच्छा है, रिसोर्सेज अच्छे हैं, डेजर्ट्स भी है, फर्टाइल रीजन्स भी है। पर यहाँ का ह्यूमन डेमोग्राफी में ये लोग क्या है, बहुत कम है। कॉलोनिज्म, इम्पेरियलिज्म, ये इश्यूज से प्रभावित है कौन सा कॉन्टिनेंट, अफ्रीका। इसको पुराने लोग या पुराने बुक्स में क्या नाम था, तो डार्क कॉन्टिनेंट कहते थे, डार्क कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड अफ्रीका। लेकिन फ्यूचर में इसका नाम रहेगा फ्यूचर कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि तब इसकी डेमोग्राफी यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट, थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, नॉर्थ अमेरिका। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एक पतली लैंड के स्ट्रिप से जुड़े हैं, ठीक है। दैट स्ट्रिप ऑफ लैंड इन ज्योग्राफी रेफर्ड एज इस्थमस। और जगह का नाम क्या है, उस सिटी का नाम पनामा। तो इस्थमस का नाम क्या हो गया, पनामा इस्थमस। ये फोटो देखिए इसका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका कनेक्टेड बाय अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। उस पतली ज़मीन के स्ट्रिप ऑफ लैंड को नाम क्या दिया गया है, इस्थमस। तो इस्थमस क्या होता है, इस्थमस दो ज़मीन को जोड़ता है वो इस्थमस, और दो पानी के बॉडीज़ को जोड़ता है वो स्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कन्याकुमारी में इस पॉइंट में रहता हूँ और मुझे जाना है कलकत्ता, ठीक है। तो ऐसा लंबा घूम के जाना पड़ेगा कि यहाँ से स्ट्रेट से बीच से निकलना पड़ेगा। शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा रहेगा, स्ट्रेट के बीच से। तो आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट्स क्या है, तो नैरोस्ट वाटरवे। इससे टाइम और पेट्रोल कम होगा। इसका मतलब दुनिया में ज़्यादातर व्यापार जो पानी से होता है वो ज़्यादातर व्यापार में क्या यूज़ करेंगे, स्ट्रेट्स। तो दो पानी के बॉडीज़ को जोड़ने वाला और दो लैंड स्ट्रिप्स को जोड़ने वाला इस्थमस। और वर्ल्ड में से बहुत सारे इस्थमस है, ऐसे बहुत सारे क्या मिलेंगे,
स्टेट्स। अगर आपको सवाल पूछा कि स्टेट्स ज़्यादा है वर्ल्ड में कि इस्तमस, तो आप क्या कहेंगे? क्योंकि पानी का परसेंटेज ज़्यादा है। और इस्तमस कम क्यों है? उसका कारण है कि वर्ल्ड के सभी कॉन्टिनेंट्स क्या है, अलग अलग है। सभी कॉन्टिनेंट एक में से जोड़ते हैं क्या? नहीं। कौन से दो कॉन्टिनेंट से जो कनेक्टेड है? यूरोप और एशिया। दूसरा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। डेफिनेशन पढ़ी इनका, ये भी नैरो, ये भी नैरो। फ़र्क फिर दोनों में क्या है? ये ओशंस में यूज़ करते, ये लैंड में यूज़ करते। आपने इसका नाम सुना होगा, पनामा कैनल, सूज कैनल। तो पनामा कैनल कौन सी इस्तमस पे बना है? पनामा, इस्तमस ऑफ पनामा। तो सूज कैनल भी कोई तो इस्तमस पे बना होगा, ठीक है, उसका नाम है सूज इस्तमस। तो इस्तमस का मतलब समझ में आया? क्राई इस्तमस, सूज इस्तमस, पनामा इस्तमस, ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट इस्तमस। अब नेम द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कौन सा स्टेट है? इंडिया श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है? पाल्क स्टेट, नाम सुना होगा आपने। पाल्क स्टेट इज अ स्टेट विच इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अब नॉर्थ अमेरिका देखो, नॉर्थ अमेरिका का लोकेशन क्या है, कार्डिनल पॉइंट्स क्या है? तो नॉर्थ अमेरिका कौन से हेमिस्फीयर में? नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ में, और कौन से साइड में? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और नॉर्थ अमेरिका के पास में 3 ओशंस कौन से होंगे? सबसे ऊपर आर्टिक, इस साइड, और इस साइड अटलांटिक ओशन। और जिन कॉन्टिनेंट को लग के या जिन कंट्रीज़ को लग के ओशंस है, उनका मैरीटाइम इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा, वाटर इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। अगर कोस्टल एरियाज़ है तो उसका इम्पोर्टेंस भी है, और कोस्टल एरियाज़ है तो उसका निगेटिव्स भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्टिनेंट का नाम है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका निकनेम है कॉन्टिनेंट ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे बहुत अच्छे क्या मिलते हैं? बर्ड्स मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्टिनेंट्स ऑफ बर्ड्स। इसमें टोटल 12 कंट्रीज़ आती हैं। उनमें से बड़ा कंट्री का नाम है ब्राज़ील। उसका मैप देखा ना आपने, ब्राज़ील, ठीक है। अब घर जाके ब्राज़ील का मैप देखना कि ब्राज़ील का मैप नॉर्थ टू साउथ ज़्यादा लंबा है कि ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा लंबा है। एक बार देखना, ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा मिलेगा आपको। इक्वेटर के ज़्यादातर कंट्रीज़ वैसे ही मिलेंगे आपको। अब दूसरा देखो, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का लोकेशन देखो, कोई भी एरिया का पहले आपको क्या देखना है? लोकेशन। ये कहाँ पे है? साउथ हेमिस्फीयर। और ईस्ट में कि वेस्ट में? वेस्ट में, फर्स्ट पॉइंट। इसके आसपास फिर क्या देखना है? कौन से ओशंस है? साउथ अमेरिका की उस साइड पैसिफिक ओशन, इस साइड अटलांटिक ओशन, उसके नीचे कौन सा मिलेगा? सदर्न ओशंस। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी माउंटेन्स एंडीज, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज एंड इसका अलाइनमेंट कैसा है? नॉर्थ टू साउथ। ये कितने किलोमीटर लंबा है? ये एंडीज कितनी लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। और कितने कंट्री से होकर निकलती है? 7 ध्यान रखना, 7000 किलोमीटर्स एंड कंट्रीज 7, इसलिए इसको कहते हैं वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन। लेकिन अलाइनमेंट का पैटर्न कैसा है? साउथ। इसके अलावा साउथ अमेरिका का और एक इम्पॉर्टेंट पोटेंशियल है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर का नाम अमेज़न, जो वहाँ से बहती है। तो एंडी से निकलती है अमेज़न, और बहती भी कहाँ है? अटलांटिक ओशन। ए एंडीज, अमेज़न, अटलांटिक। लेकिन अटलांटिक में कौन से एरिया पे? कैंसर, इक्वेटर की कैप्रिकॉन। इक्वेटर पे क्या होती है? सोर्स है कि माउथ है? माउथ। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का यूनिक कॉन्टिनेंट है। एक तो डेवलप्ड है, अमीर है, यहाँ का पर कैपिटा इनकम अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, सब कुछ इसमें अच्छा है। ये डेवलप कंट्रीज़ में आती हैं। और दूसरी खास बात ऑस्ट्रेलिया की कि वर्ल्ड का आइलैंड कॉन्टिनेंट कंट्रीज, मतलब आइलैंड भी है और उसको क्या कह सकते हैं आप? तो इतना बड़ा आइलैंड है कि वो कॉन्टिनेंट कह सकते हैं उसको, इसलिए इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज आइलैंड कॉन्टिनेंट। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट कौन सा है? यूरोप के ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। और कम्प्लीटली कौन से हेमिस्फीयर में? साउथ। और एग्जैक्टली इंटरमीडिएट बात करें तो साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट।
उसके भी 3 साइड में ओशंस है, एक अटलांटिक ओशन, सॉरी एक इंडियन ओशन एक साइड में, पैसिफिक ओशन एक तरफ, और नीचे में सदर्न ओशन। अंटार्कटिका, अंटार्कटिका वर्ल्ड का कोल्डेस्ट है कि हॉटेस्ट है? कोल्डेस्ट है, पॉइंट 1 अंटार्कटिका। दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते, वहाँ पर कोई भी कंट्री की जागीर नहीं, मतलब कोई भी कंट्री वहाँ पे सिर्फ किसके लिए जा सकता है? रिसर्च के लिए जा सकता है। इसलिए इंडिया के भी क्या है वहाँ पे? रिसर्च स्टेशंस है। ठीक है, इंडिया का सबसे पहला रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका में बना था, उसका नाम क्या था? गंगोत्री। फिर अभी दक्षिण गंगोत्री का टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, वो डिकमीशन्ड हो गया। फिर अभी कौन सा काम कर रहे हैं? तो भारती और मैत्री। तो भारती, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री क्या है? स्टेशन, जो कहाँ पर बैठे हैं? अंटार्कटिका। वैसे इंडिया ने हिमाद्री एक नाम रखा है रिसर्च स्टेशन का, जो आर्टिक पे है। तो आपको 4 रिसर्च स्टेशन के नाम ध्यान रखना है, दक्षिण गंगोत्री, भारती और मैत्री। ये कहाँ पर है? और हिमाद्री आर्टिक में। और अंटार्कटिका ट्रीटी 1979 के तहत हम लोग वहाँ पे रह नहीं सकते, सिर्फ किसके लिए जा सकते हैं? रिसर्च के लिए। इसलिए वहाँ पे लिखा है इट इज़ अ परमानेंटली कवर्ड विथ थिक शीट्स। वो तो है, साथ साथ में यहाँ पर क्या है? देयर इज़ नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। सिर्फ यहाँ पे कंट्री किसके लिए आ सकते हैं? रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। मतलब वर्ल्ड में एक ट्रीटी की गई थी जिसमें सब लोगों ने मिलकर ये किया कि अंटार्कटिका कोई भी कंट्री की जागीर नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे कि बिल्डिंग्स के बीच में जो पार्क है वो कोई एक व्यक्ति विशेष का हुआ क्या? कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स हुआ, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसको आप ग्लोबल कॉमन्स कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कॉमन्स में क्या आ गया? अंटार्कटिका। इवन एटमॉस्फेयर कोई कंट्री का पार्ट है क्या? नहीं है। लेकिन अगर ये लैंड का पैच मेरा है, ठीक है, तो इसके ऊपर का एटमॉस्फेयर भी किसका होगा? मेरा। मैं कितना भी ऊपर फ्लोर बना सकता हूँ कि नहीं, लेकिन इतना लेकिन गवर्नमेंट ने क्या सबको रेगुलेशंस किया कि बिल्डिंग की भी हाइट कितनी होनी चाहिए, कितने फ्लोर्स होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से जोन में रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन में है या कौन से डिजास्टर्स के जोन में है। तो कहने का मतलब कि एटमॉस्फेयर भी ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टी हुई, अंटार्कटिका भी क्या हुई? ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टी। इवन वर्ल्ड के ओशंस भी किस में आते हैं? ग्लोबल कॉमन प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, हर एक कंट्री को कुछ कुछ एरिया दिया है, 200 नॉटिकल माइल्स का एरिया दिया है, लेकिन 200 नॉटिकल माइल के बाद का एरिया किस में आ गया? कॉमन प्रॉपर्टीज़ में। इवन स्पेस भी क्या हो गया? कॉमन प्रॉपर्टी। तो इस कॉमन प्रॉपर्टी का नाम क्या दिया ज्योग्राफी के बुक्स में? तो आंसर है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स। तो कौन कौन से ग्लोबल कॉमन्स है? पहला है द हाई सी, हाई सी मतलब ओशंस का पार्ट। दूसरा स्पेस, तीसरा एटमॉस्फेयर, फोर्थ अंटार्कटिका। फोर्थ कौन सा है? अंटार्कटिका भी किस में आ गया? ग्लोबल कॉमन्स में। मतलब 4 वर्ल्ड के बेस्ट ग्लोबल कॉमन्स। कुछ लोगों का मानना है कि तिब्बत को भी क्या बनाना चाहिए? ग्लोबल कॉमन्स। लेकिन चाइना इसको विरोध करेगा क्योंकि तिब्बत एंड ताइवान इज बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ विच कंट्री? चाइना। तो कितने ग्लोबल कॉमन्स देखा हमने? 4। और कितने रिसर्च स्टेशंस के नाम बताया मैंने आपको? तब भी 4। दक्षिण गंगोत्री, भारती एंड मैत्री लोकेटेड इन, whereas हिमाद्री रिसर्च स्टेशन लोकेटेड एट आर्टिक। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, साउथ पोल ऑलमोस्ट लाइज एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, लेकिन नॉर्थ पोल का उल्टा है, वो कॉन्टिनेंट पे नहीं है, नॉर्थ पोल पानी की तरफ मिलेगा आपको और ये कॉन्टिनेंट पे। अब हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का एरिया। वर्ल्ड में वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है, इसलिए अर्थ को कौन सा नाम दिया गया? ब्लू प्लैनेट। अब इसमें हमने कल फैक्ट देखा था 71% वाटर है और 29% क्या है? लैंड है। अब पानी ज़्यादा है इसलिए इसका नाम क्या दिया? ब्लू प्लैनेट। अब वर्ल्ड में हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। अब हाइड्रोस्फीयर 2 तरह का है वर्ल्ड में। 2 तरह के वाटर आप डिफाइन कर सकते हैं। 2 तरह के वाटर कौन कौन से? तो सलाइन वाटर एंड फ्रेश वाटर। सलाइन एंड फ्रेश। कौन सा परसेंटेज ज़्यादा है? सलाइन। लेकिन फ्रेश वाटर बहुत कम। अब फ्रेश वाटर के भी 2 पार्ट आते हैं,
ज़्यादातर दुनिया में मीठा पानी फ्रेश वाटर कहाँ पे कैप्ड है? स्टोर्ड इन आइस शीट्स। और बाकी सब पानी कहाँ है? ग्राउंड वाटर में। तो ज़मीन के अंदर का पानी भी किस में हो गया? फ्रेश वाटर। उसको सलाइन वाटर नहीं कह सकते, क्या कहेंगे आप? फ्रेश वाटर। और दूसरा आइस शीट्स। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ठीक है। इवन पानी हवा में भी होता है, वो कौन से रूप में होता है? वाटर वेपर। तो वो क्या हो गया? गैसियस। मतलब अगर पानी बर्फ़ में मतलब सॉलिड में, लिक्विड में या फिर गैसियस में, उस कंपोनेंट को नाम क्या दिया गया उन लोगों ने? हाइड्रोस्फीयर। डेफिनेशन देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। रनिंग वाटर इन द ओशियंस, पहला। रिवर्स एंड लेक्स, दूसरा। ग्लेशियर्स, आइस, अंडरग्राउंड वाटर, और दूसरा वाटर वेपर इन द, मतलब हवा में जो बादल दिख रहे हैं आपको, वो बादल एटमॉस्फेयर का पार्ट है, लेकिन उसका इनडायरेक्ट रिलेशन किससे आता है? क्योंकि एनसीईआरटी में साफ लिखा है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। तो क्लाउड क्या है? या क्लाउड में या हवा में जो ह्यूमिडिटी मिल रही है आपको, जो क्लाउड्स, तो क्लाउड्स आपको जो दिखते हैं वो एक तरह का क्या है? वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। वो भी किसका पार्ट हुआ? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ ज़मीन का पानी ही नहीं है, लेक्स रिवर्स का ही पानी नहीं, इवन वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज ऑल्सो की कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। अब यहाँ देखो, ज़्यादातर फ्रेश वाटर कहाँ पे कैप्ड है? आइस कैप्स एंड ग्राउंड वाटर। और रिवर्स या हम लोग जो यूज़ कर सकते हैं प्रॉपर, वो कितना है? 1% से बहुत कम है, 0.0, मतलब 0.3 भी नहीं है, 0.3। इवन जानते हो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना है? 0.03। और ये भी इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचिए, अगर वर्ल्ड में 97% वाटर क्या होता? फ्रेश होता, और 0.03 वाटर क्या होता? सलाइन होता, तो इक्वेशंस चेंज हो सकते थे? हो सकते थे। दो पानी लेते हैं हम लोग, एक सलाइन वाटर, एक फ्रेश वाटर, और दोनों को आप धूप में रखिए, कौन सा पानी जल्दी इवेपोरेट होगा? फ्रेश वाटर, क्योंकि उसका डेंसिटी हल्का होता है, वो जल्दी क्या हो जाएगा। और सलाइन वाटर कम। इसलिए वर्ल्ड में इतना पानी होने के बाद भी ये इवेपोरेट हो रहा है क्या? नहीं, धीरे धीरे ही हो रहा है इवेपोरेट। लेकिन अगर पूरा का पूरा क्या होता? फ्रेश वाटर, तो इवेपोरेशन रेट बहुत ज़्यादा होता। इसलिए लिखा है कि डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट अर्थ में क्या है? वाटर का शॉर्टेज। इसलिए वाटर क्राइसिस बढ़ेंगे, वाटर डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। वाटर डिस्प्यूट, फ्रेश वाटर कितना है? 0.1% कि उससे भी कम है, 0.03 जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने देखा था वही है। अटलांटिक का शेप कैसा था? एस। पैसिफिक का कैसा था? सर्कुलर। और ट्रायंगल किसका था? इंडियन ओशन कैसा है? ट्रायंगुलर इन शेप। अब इन दोनों में सबसे एक यूनिक बात, अब ये कंट्री देखिए, आयरलैंड है, और आयरलैंड की राजधानी कैपिटल डबलिन। अब इसका कोस्ट लाइन देखो, रेगुलर है इंडिया जैसा कि इरेगुलर? इरेगुलर। लेकिन इंडिया की कोस्ट लाइन कैसी है? रेगुलर है। इसका मतलब दो कोस्ट लाइन होती है, रेगुलर कोस्ट लाइन एंड इरेगुलर। इसका दूसरा नाम क्या होगा इरेगुलर का? इंडेंटेड। तो रेगुलर का नाम क्या होगा? इंडेंटेड। इंडिया की कोस्ट लाइन कैसी है? और आयरलैंड की? मतलब जो भी कंट्रीज आपको पोलर रीजन की तरफ मिलेंगे ना, उनकी कोस्ट लाइन ऐसी आड़ी टेढ़ी रहेगी, इरेगुलर रहेगी, इंडेंटेड रहेगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशन इज हाईली इंडेंटेड। मतलब हाईली क्या हो? इरेगुलर, ठीक है। और लेकिन इस कोस्ट लाइन का इरेगुलर पैटर्न इसके लिए अच्छा है, बिकॉज दिस इरेगुलर कोस्ट लाइन गुड फॉर आइडियल लोकेशन फॉर नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट। अब पोर्ट का मतलब सी पोर्ट, यहाँ पे पोर्ट का मतलब सी पोर्ट।
जहाँ पे पोर्ट्स आना जाना करती है, जहाँ पे शिप आना जाना करती है वो पोर्ट, जहाँ पे एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट। लेकिन शिप आती है, रुकती है, शिप की मरम्मत भी हो सकती है, अपडेट भी हो सकती है, और वो क्या हो गया, हार्बर। सिंगापुर एक बहुत बड़ा क्या है, हार्बर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो शिप का सिर्फ आना जाना नहीं, शिप का आना होता है, काफ़ी दिन तक वो क्रू रह सकता है, शिप को अपडेट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाइड कर सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं। तो उस बड़े कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? तो पोर्ट्स और हार्बर्स में बड़ा कॉन्सेप्ट कौन सा हुआ, हार्बर, और छोटा सी पोर्ट्स। तो रेगुलर कोस्टलाइन का फ़ायदा क्या है और इर्रेगुलर कोस्टलाइन का? तो इर्रेगुलर कोस्टलाइन में क्या अच्छे बन सकते हैं, और पोर्ट्स। इसका उल्टा क्या हुआ, रेगुलर कोस्टलाइन में पोर्ट्स और हार्बर उतने अच्छे नहीं बन पाए। और सदर्न ओशियन भी देखा था हमने, सदर्न ओशियन 60 डिग्री से साउथ में देखा जाता है। लास्ट कंपोनेंट है आपका एटमॉस्फेयर। और घर जाके देखिएगा, स्टेट हमने अभी देखा था, स्टेट बोले तो नैरोएस्ट रोडवे की वाटरवे, वाटरवे। एंड बेरिंग स्ट्रेट इज कनेक्ट आर्टिक ओशन विथ पैसिफिक ओशन। आर्टिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कौन सा कनेक्ट करता है, बेरिंग स्ट्रेट। घर जाके मैप में लोकेट कीजिएगा। और बेरिंग स्ट्रेट के अगल बगल 2 लैंड मास है, एक यूरोप का एरिया है, यूरोप एशिया, और इधर नॉर्थ अमेरिका है, एशिया का पार्ट। अब लास्ट टॉपिक एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ देखो, एटमॉस का मतलब क्या होता है, वाटर वेपर, ठीक है। एनवेलप ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब यहाँ से एटमॉस्फेयर कितना ऊपर है, मैंने बताया था 1600। द अर्थ इज सराउंडेड बाय लेयर्स ऑफ गैसेस, ये एनवेलप ऑफ गैस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और ये एटमॉस्फेयर क्या है, तो एक थिक की थिन ब्लैंकेट। इवन बायोस्फीयर भी क्या था, थिक की थिन, थिन। एटमॉस्फेयर भी कैसा है, थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर। एंड देयरफॉर ये थिन है, लेकिन फिर भी क्या है, इंटीग्रल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लू प्लैनेट अर्थ। ये इंपॉर्टेंट और इंटीग्रल क्यों है, उसका कारण क्या दिया है कि वो क्या प्रोवाइड करता है, एयर वी ब्रीथ, बोले तो ऑक्सीजन। दूसरा, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज। कौन सी रेज है जो प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज से, ओजोन, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स को कौन सी चाहिए, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन और CO2। प्लांट्स को क्या चाहिए, नाइट्रोजन और CO2। हवा से वो क्या लेते हैं, CO2, और ज़मीन से क्या उठाते हैं, नाइट्रोजन। हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट, ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एटमॉस्फेयर अप टू कितने तक एक्सटेंड है, 1600 किलोमीटर। ये पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट, ठीक है, एटमॉस्फेयर में एनवेलप ऑफ गैसेस है, इसमें कौन सी बड़ी गैस है, नाइट्रोजन, कितना परसेंट, 78। और दूसरा ऑक्सीजन कितना परसेंट है, 21। मतलब 78 और 21 को ऐड कर लो तो कितना हो गया, मतलब अकेले 2 लोगों ने कितना गैस पकड़ के रखा है, 99। बचे कितना, सिर्फ 1%। 1% में क्या क्या आ गया आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा अर्गॉन और वेरियस अदर गैसेस। कॉम्प्रोमाइज ओनली 1% बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट, ये जो एटमॉस्फेयर है इसके सेक्शंस है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस या 5 लेयर्स। कौन से आधार पे इन 5 सेक्शंस या लेयर्स को डिफाइन किया, पहला कंपोजिशन, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरा उनके प्रॉपर्टीज। तो देर आर 5 लेयर्स ऑफ अर्थ क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड प्रॉपर्टीज। और ये लेयर्स को स्टार्ट करते हैं, जो अर्थ से लग के है वो है ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेट मतलब स्ट्रेटोस्फीयर, फिर बीच का मेजो मतलब बीच का, फिर थर्मो मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका नाम हीटोस्फीयर है, और सबसे ऊपर है एक्सोस्फीयर, सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर। वर्ल्ड में जितने भी एटमॉस्फेरिक फेनामेना बनने वाले हैं, जैसे कि बादल का बनना, वो सब कहाँ मिलेंगे आपको, ये जितना टर्बुलेंट होता है उतना ही शांत कौन सा होता है, इसलिए आपको वहाँ पे प्लेन्स बढ़ते देंगे। आप देखो जब प्लेन्स टेक ऑफ होता है और नीचे आता है तब हमको क्या बनना पड़ता है, सीट बेल्ट,
क्योंकि हम लोग कौन से एरिया में जाते हैं, ज़मीन से ट्रोपोस्फीयर में जा रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे टर्बुलेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हमको क्या कहते हैं कि बैठे रहो और ये क्या बेल्ट बांधो। लेकिन जैसे ही ट्रोपोस्फीयर से पार करके प्लेन सीधा आता है शांत एरिया में, तो वो सीधा उड़ता है, बादल के ऊपर होते हैं हम लोग। बादल के ऊपर मतलब कौन सा जोन, स्फीयर। वर्ल्ड के जितने भी बादल या क्लाउड्स बनने वाले हैं वो कौन से लेयर्स में बनेंगे, ट्रोपोस्फीयर। और क्लाउड्स कहाँ नहीं बनते तो स्ट्रेटोस्फीयर में। बीच वाला पार्ट मेजो, मेजो ये कोल्ड स्फीयर है, यहाँ पे ठंडी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पे ठंडी और गर्मी ज़्यादा कहाँ होती है, थर्मोस्फीयर। उसके बाद का पार्ट है एक्सोस्फीयर, और एक्सोस्फीयर के बाद आता है मैग्नेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर के बाद मैग्नेटोस्फीयर। Last topic. As we go in heightened portions of the earth, atmospheric pressure decreases. मतलब जितना और ऊपर जाएंगे हवा का दबाव कम हो जाएगा, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वेरीज विद हाइट, मतलब जितना ऊपर जाएंगे हवा की डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी यहाँ इसको कहाँ से गिनते तो सी लेवल से, मतलब सी लेवल पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा हुई, हवा का भारीपन ज़्यादा हुआ, और जितना ऊपर जाएंगे वहाँ पे डेंसिटी कम रहेगी। फॉर एग्जांपल प्लेन्स और माउंटेन्स की हाइट किसकी ज़्यादा रहेगी, माउंटेन्स की। तो माउंटेन्स के टॉप पे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी कम रहेगी कि ज़्यादा रहेगी, कम रहेगी। ये देखिए एटमॉस्फेरिक डेंसिटी ज़्यादा कहाँ रहेगी, सी लेवल, और कम कब होगी, जब हम लोग ऊपर जाएंगे। एज वी गो अप इट डिक्रीजेस। इसका उल्टा करो, ठीक है। अर्थ के अंदर आप जाएंगे तो प्रेशर क्या बढ़ेगा। अर्थ के अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, सो डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। इसका उल्टा कर दो, एज वी गो अपसाइड्स अर्थ का टेम्परेचर कम हो जाएगा पर्टिकुलर एरिया तक, फिर प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए हम जब माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं तो हमको क्या चाहिए, सिलेंडर्स, क्योंकि ऊपर एरिया पर ऑक्सीजन कम होता है। टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस एज वी गो अपवर्ड्स, इवन एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर, वो भी कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अर्थ की सरफेस कैसी, इवन है कि अनइवन है, कुछ ऊपर पोर्शन है, कुछ नीचे पोर्शन है, कहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, कहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है। इस तरह से दो एरिया बनते हैं, ठीक है। दिस वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम है क्या पूरे प्लेस का, नहीं, वो वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस। अब अपने जो 3 कलर देखा था, माउंटेन, प्लेट्यूज और प्लेन्स, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कहाँ पे होगा, माउंटेन्स में, और ज़्यादा कहाँ पे होगा, प्लेन्स में। लास्ट फैक्ट, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, इसलिए 2 प्रेशर बनते हैं, HP और LP, और इसलिए हवा मूव होती है। वाई विंड मूव्स, ठीक है, विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टू लो प्रेशर रीजन। मतलब पूरा गेम है टेम्परेचर पे। अगर 2 एरिया का टेम्परेचर अनइवन रहेगा तो प्रेशर भी कैसा रहेगा उस एरियाज में, अनइवन रहेगा। या फिर अगर 2 एरिया की ज्योग्राफी, एक ऊपर है एक ज्योग्राफी नीचे, तब भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा रहेगा, अनइवन। तो उसको बैलेंस करने के लिए हवा क्या करेगी, बहेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू, कभी भी फॉर्मूले के हिसाब से हवा एक ही जगह से निकलेगी, एक ही जगह पे जाएगी। विंड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम HP टू LP, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। इस तरह से उस एरिया का टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, एटमॉस्फेयर सब क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ लिखा है एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड दैट मूविंग एयर कॉल्ड विंड। तो एयर और विंड सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। और लास्ट डोमेन ऑफ अर्थ, जोन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर नैरो जोन है कि वाइडर जोन है, नैरो जोन है। जहाँ पे तीनों आके मिलते हैं। ये फोटो क्या दिखाता है, इस फोटो में देखो तीनों डोमेन दिया, लिथोस्फीयर भी दिया है, एटमॉस्फेयर भी दिया है, और हाइड्रोस्फीयर, और तीनों जहाँ पे इंटरकनेक्टेड होते हैं उस नैरो जोन का नाम क्या दिया है, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर पे क्या डिपेंड है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये भी क्या हो गए, ये भी प्लांट्स भी क्या हो गए, नेचुरल वेजिटेशन एंड एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ, ये क्या हो गया, रिसोर्सेज भी है और इम्पोर्टेंट जोन्स भी है।
इसको अटेम्प्ट करो तब तक। फर्स्ट उराल्स, ये कौन से कॉन्टिनेंट के माउंटेन्स हैं? एंडीज, ये एशिया, ठीक है। उसके बाद इनमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है? एंडीज। इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन सी है? उराल माउंटेन्स की उम्र ज़्यादा है। उराल ओल्ड फोल्ड की यंग फोल्ड है? ओल्ड फोल्ड। उराल्स के फ्रेंड के नाम बताओ, 2 अरावलीज एंड एप्लेशियंस। इसके अलावा द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय इस्थमस। कौन सा स्टेट है जो इंडिया श्रीलंका के बीच में है? पाल्क, ठीक है। उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट नाम देखा था, याद है हमने? पैसिफिक को किससे जोड़ता है? आर्टिक क्वेश्चन। सूज कैनल, पनामा कैनल, ठीक है। कैनल्स कहाँ मिलेंगे? इस्थमस की स्ट्रेट्स पे, इस्थमस पे। ज़मीन के एरिया में हम लोगों ने क्या बनाया? कैनल्स बनाए। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटमॉस्फेयर बाय परसेंटेज वाइज, और 21% क्या है? ऑक्सीजन, और 78%, मतलब वर्ल्ड में 2 ही गैसेस है जिन्होंने 99% वॉल्यूम पकड़ के रखा है, ये और ये। हमको ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए? प्लांट्स को नाइट्रोजन ज़मीन से मिलता है, ठीक है। और मेन है कार्बन डाइऑक्साइड। द डोमेन ऑफ अर्थ कंसिस्ट ऑफ सॉलिड रॉक्स रेफर्ड एज लिथोस्फीयर। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया, सेकंड लार्जेस्ट अफ्रीका, एंड स्मॉलेस्ट फर्स्ट मराना ट्रेंच। कौन से ट्रेंच? पैसिफिक ओशन में, ईस्टर्न की वेस्टर्न? वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। डैश इज नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। कौन सा ओशन है जो कंट्री के नाम पर है? इंडियन ओशन। थर्ड बायोस्फीयर। फोर्थ यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया। द हाइएस्ट माउंटेन पीक ऑन द अर्थ इज माउंट एवरेस्ट। हाइएस्ट माउंटेन पीक कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। पढ़ना है कि छोड़ दें? पढ़ते? ठीक है, लास्ट टॉपिक लेते फिर। अब नेक्स्ट टॉपिक का नाम है लैंडफॉर्म्स। अर्थ पर लैंडफॉर्म कैसे बनते हैं? तो आप कहना कि अर्थ पर लैंडफॉर्म्स 2 प्रकार से बनते हैं, इंटरनल प्रोसेस और एक्सटर्नल प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। पहाड़ी कैसे बनेगी? इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। लेकिन पहाड़ी की हाइट में भी कम भी हो सकती है, इरोजन हो सकता है कि नहीं वहाँ पे। तो इरोजन कौन सा होगा? एक्सटर्नल के इंटरनल? एक्सटर्नल। ठीक है, अब पहला देखो, जैसे अर्थ के 2 मोशन होते हैं ना, वैसे ही अर्थ के 2 मूवमेंट्स भी होते हैं। अर्थ के 2 मोशन का नाम क्या था? रोटेशन और रिवोल्यूशन। लेकिन अर्थ के मूवमेंट का नाम क्या है? तो 2 है, इंटरनल मूवमेंट एंड एक्सटर्नल मूवमेंट। इनको ज्योग्राफी के बुक्स में क्या नाम दिया? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस। जियो बोले तो अर्थ, मॉर्फ बोले तो फॉर्म्स। ठीक है, तो कौन से 2 अर्थ के मूवमेंट्स है? तो उसको आप कह सकते हैं इंटरनल मूवमेंट्स एंड एक्सटर्नल। अर्थ मूवमेंट का दूसरा नाम क्या है? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मतलब देर आर 2 जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंड एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक। एंडो मतलब अंदर का, एक्सो मतलब बाहर का। ठीक है, तो वर्ल्ड में लैंडफॉर्म्स कैसे बनेंगे? तो विच प्रोसेस एसोसिएटेड विथ मेकिंग ऑफ लैंडफॉर्म्स? तो आप कह सकते हैं अर्थ मोशन की अर्थ मूवमेंट या जियोमॉर्फिक प्रोसेस। मतलब अंदर वाले और बाहर वाले ये दोनों प्रोसेस क्या बनाते हैं? लैंडफॉर्म्स बनाते हैं। कुछ लैंडफॉर्म्स की हाइट ज़्यादा है, कुछ लैंडफॉर्म्स की हाइट छोटी है। जैसे कि रॉकी माउंटेन लैंडफॉर्म की हाइट ज़्यादा है और एप्लेशियंस की छोटी। अब सबसे पहले जैसा हमने देखा था कि इंडिया के ज्योग्राफी में
माउंटेन्स और हिल्स कितना परसेंट है? तो 30%। अब बेसिक डिफरेंस पढ़ते हैं कि माउंटेन्स और हिल्स में फ़र्क क्या होता है। जिसकी हाइट 600 मीटर से कम है उसको क्या कहेंगे आप? हिल। और अगर हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है तो उसको क्या कहेंगे? तो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस लाइन बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स? 600 मीटर्स की 300 मीटर्स, मतलब 600 मीटर के ऊपर पहाड़ी और 600 मीटर के नीचे हिल्स। समझ में? लेकिन ये अमेरिकन ज्योग्राफी नहीं है, ये ब्रिटिश ज्योग्राफी है। इंडिया किसको फॉलो करता है? ब्रिटिश ज्योग्राफी का। अमेरिकन वोकैबुलरी में 300 मीटर्स है। अमेरिका कहता है कि हिल और पहाड़ी में, माउंटेन्स में कितने का फ़र्क है? तो आंसर है 300 मीटर्स का। लेकिन हम लोग कौन सा मानते हैं? 600 मीटर्स। ठीक है। तो इंडिया में आपको अगर सवाल पूछा कि हिल्स और माउंटेन में, हिमालय हिल है कि माउंटेन है? माउंटेन है। ठीक है। तो हिल्स और माउंटेन्स में कितने का फ़र्क है? तो आंसर है 600। कभी कभी मैप आप जब पढ़ेंगे ना, फिजिकल मैप, इस फिजिकल मैप में हिल्स और माउंटेन भी लिखा है। जैसे कि यहाँ पे देखो गर्जत हिल्स, तो गर्जत हिल्स की हाइट में भी कितनी होगी? 600 मीटर्स या फिर उससे कम होगी। दूसरा, तो दुनिया में लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? तो दुनिया के लैंडफॉर्म्स हर जगह सेम है क्या? नहीं, क्योंकि अर्थ की टोपोग्राफी कैसी, कभी ऊपर है तो कभी नीचे। अर्थ हैज़ वेराइटी ऑफ क्या है? लैंडफॉर्म्स। और ये सभी लैंडफॉर्म्स कहाँ बैठे हैं? लिथोस्फीयर, सॉलिड स्ट्रक्चर पे बने हैं। और लिथोस्फीयर कैसा है? रग्ड, मतलब ऊपर नीचे है। वर्ल्ड में लैंडफॉर्म्स कैसे बनते हैं? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस या अर्थ के मूवमेंट। और ऐसे कितने हैं? 2 हैं। एक को कहते हैं इंटरनल, एक को कहते हैं एक्सटर्नल। जैसे कि ज़मीन का नीचे से ऊपर उठना, अपलिफ्टमेंट, या ज़मीन का नीचे बैठ जाना, सिंकिंग, ये दोनों कैसे हो गए? इंटरनल। अपलिफ्टमेंट एंड sinking of the earth surface at several places referred as internal process। ये कहाँ पे हो गया? अर्थ के विदिन की अर्थ के आउटसाइड, विदिन। और एक्सटर्नल के कहाँ में आएगा? अर्थ के आउटसाइड। ये फोटो देखिए, फोटो आपको क्या दिखा रहा है? लैंडफॉर्म फीचर्स। कौन कौन से लैंडफॉर्म फीचर्स है? तो ये है माउंटेन्स, प्लेट्यू, ये सब क्या है? लैंडफॉर्म्स है। इवन प्लेन्स भी क्या हो गए? लैंडफॉर्म्स। हिल्स भी क्या हो गई? लैंडफॉर्म। 600 मीटर्स के नीचे हिल, मोर देन 600 मीटर्स। लेकिन अगर पहाड़ी की हाइट 4500 मीटर्स के ऊपर है तो आपको क्या मिलेंगे? ग्लेशियर्स। यहाँ पे हाइट कम होगी इसलिए ग्लेशियर्स नहीं। इवन इक्वेटर पे भी क्या है? ग्लेशियर्स, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कुछ पहाड़ियाँ जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। इवन स्ट्रेट देखो, कनेक्टिंग टू वाटर बॉडीज, जिसके आसपास पूरा पानी है, वो क्या हो गया? आइलैंड। इस्थमस मतलब क्या है? कनेक्टिंग टू लैंड बॉडीज़ के वाटर बॉडीज़, लैंड बॉडीज़। ठीक है। पेनिनसुला मतलब जिसके 3 साइड में क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। रिवर जहाँ से निकलती वो सोर्स, जहाँ डूबती वो माउथ ऑफ द रिवर। और रिवर जहाँ से निकलेगी वहाँ से माइनस करके आएगी, अपने साथ में सेडिमेंट्स ट्रांसपोर्ट को लाके क्या बनाएगी? डेल्टा। जैसे गंगा डेल्टा, कावेरी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, ये सब, ये लेक्स। तो ये सब क्या, एक प्रकार के लैंड फॉर्म्स का फोटो। और लैंड फॉर्म्स कैसे बनते? तो 2 प्रोसेस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या क्या आएगा? नदी जहाँ से निकलती वहाँ पे क्या करेगी, और जहाँ डूबेगी वहाँ पे क्या करेगी? डिपोजिशन। तो इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन आर द की प्रोसेस एसोसिएटेड विथ। अब वर्ल्ड के लैंडफॉर्म्स को डिवाइड करते हैं। द लैंडफॉर्म्स ऑफ अर्थ ऑन द बेसिस ऑफ हाइट डिवाइडेड इनटू प्लेटूज और प्लेन्स। जिसकी हाइट ज़्यादा है वो माउंट। इंडिया के ज्योग्राफी में ये कितना परसेंट है? 30%। ये 43 और 27% प्लेटूज। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स। कुछ ऐसे माउंटेन्स हैं जिनकी हाइट बहुत, माउंट एवरेस्ट के ऊपर जाने के बाद क्लाउड्स कहाँ दिखेंगे आपको? नीचे ही दिखेंगे। एंड एज वी गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर। इसलिए माउंटेन्स पर आपको ज़्यादातर टूरिस्ट स्पॉट्स मिलेंगे। शिमला, कुल्लू मनाली, ये सब कहाँ मिलेगा आपको? माउंटेनिक रीजन्स। इन सम माउंटेन्स देर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस। मतलब ग्लेशियर्स को नाम क्या दिया उन्होंने?
आइस, दे आर रेफर्ड एज ग्लेशियर्स। लेकिन मैंने अभी बताया था ग्लेशियर्स होने के लिए हाइट क्या चाहिए, मोर देन 4500 मीटर्स। देर आर सम माउंटेन्स हु कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी, मतलब कुछ ऐसे पहाड़ी है जो समुद्र के अंदर में भी है। समुद्र के अंदर में पहाड़ी को कहते हैं रिच, ना कि माउंटेन, या फिर लोकल भाषा में अंडर सी माउंटेन्स, अंडर सी माउंटेन्स। अब माउंटेन की टोपोग्राफी कैसी होती है, फ्लैट तो नहीं होती, ऊपर नीचे। ये क्या होगा डायग्राम माउंटेन्स का। तो माउंटेन्स की टोपोग्राफी कैसी होती है, हार्श भी हो सकती है, क्लाइमेट भी कैसा रहेगा, हार्श, इसलिए लोग ज़्यादा रहेंगे कम रहेंगे, और प्लेन्स में ज़्यादा, मतलब कम डेमोग्राफी कहाँ बैठेगी, माउंटेन्स में। प्लस लेस पीपल लाइव इन द माउंटेन एरिया सिंस द स्लोप्स आर स्टीप्स, लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव बराबर नहीं है, स्लोप ज़्यादा है, सॉइल्स बराबर नहीं है, क्लाइमेट ठंडा होता है, ठीक है, इसलिए फार्मिंग नहीं कर सकते। फार्मिंग नहीं कर सकते इसलिए हैबिटेशन वहाँ पे बहुत कम ही बैठा है। स्टीप स्लोप मतलब देखो, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स का डायग्राम बनाया है इस लड़की ने, और इसको ऐसा फोल्ड किया। ये देखो, अगर दो प्लेट्स पास में आती है तो ज्योग्राफी कैसी होगी, इसको यंग फोल्ड माउंटेन्स कह सकते हैं, ठीक है। अब ये ज्योग्राफी में देखो, ये सिमेट्रिकल ज्योग्राफी क्या, सिमेट्रिकल, ये डायग्राम, इसका एक स्लोप अलग है, एक स्लोप अलग है। स्टीप कहाँ पे है, इस साइड, और इस साइड कैसा है, जेंटल, मतलब स्लोप के दो प्रकार हो गए। अगर ये ज्योग्राफी ऐसी करते एकदम सीधा, इसको ऐसा बनाते तो ये स्टीप भी हो, ये भी क्या हुआ, और एक एकदम स्टीप, और ये कैसा हो गया, जेंटल। कहाँ पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होगी, स्टीप स्लोप में कि जेंटल स्लोप। जेंटल मतलब ये ऐसा, और अगर पहाड़ी सीधी स्लैंटिंग आ रही है वो क्या हो गया, स्टीप। तो कहाँ पे लैंडस्लाइड्स प्रोनाउंस्ड होंगे, स्टीप स्लोप पे, और जेंटल स्लोप पे कम होंगे। ये डायग्राम क्या दिखा रहा है, माउंटेन टोपोग्राफी, ठीक है। माउंटेन का स्ट्रक्चर देखो ऐसा है, इस माउंटेन के अंदर का पार्ट, मतलब माउंटेन के अंदर कौन से रॉक्स है, हार्ड रॉक्स है, और माउंटेन के ऊपर कौन से है, सॉफ्ट रॉक्स है। इन सॉफ्ट रॉक्स के ऊपर क्या बैठा है, ग्लेशियर्स। हिमालय के कोर के अंदर क्या है, तो हिमालय के कोर के अंदर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, और हिमालय की स्किन किससे बनी है, तो आप कह सकते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, और इनके ऊपर क्या बैठे हैं, ग्लेशियर्स, रिवर्स ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स। अब इस डायग्राम में स्लोप देखो, ये कैसा है, स्टीप है कि जेंटल है, सीधा स्टीप है। और माउंटेन्स कौन से प्लेट्स पे बनेंगे, कॉन्वर्जेंट की डाइवर्जेंट। जब दो प्लेट्स पास पास में आएंगे तो टोपोग्राफी कैसी होगी, फोल्ड होगी, ये बन गए फोल्ड माउंटेन्स। तो हिमालय इज यंग फोल्ड माउंटेन्स। बाकी का पार्ट कर ले चलेगा, बाकी हम लोग कर ले रहे थे, ठीक है। घर जाके जितने भी नाम आपने देखा, मैप्स को देखना, थीमेटिक मैप्स, फिजिकल मैप्स, अल्टीट्यूड, और जो लोकेशंस एंडीज वगैरह देखा उसको प्लीज़ लोकेट कीजिए, ठीक है।